अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप हैं इस वक्त हयात इर्तज़ा के सेकंड चैनल फिक्शन फैंसी नॉवेल्स पर। इश्क रोमांच की एपिसोड नंबर 80 है। चलें स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सब बेहतर करेगा, मगर आसिम हम इस तरह किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो कुछ गुजरे वक्त में हुआ है, इसे जहन में रखते हुए आप किसी पर एतमाद करना आसान नहीं रहा। बस तुम अपनी तरफ से मोहतात रहना, अगर कोई भी गैर ज़रूरी एक्टिविटी नजर आए तो फ़ौरन मुझे इन्फॉर्म करना। आसिम ने सर हिलाते हुए यकीन दहानी कराई। जी जी भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं हर लिहाज से मोहतात हूँ, आप बस रिलैक्स रहें। वो मुझे तफसीलात दें कि ताकि मैं प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। रोमांचा ने सर हिलाया, मगर इनकी आंखों में अब भी एक अनजानी तशवीश छलक रही थी। मैंने तुम्हें सारी तफसील सेंड कर दी है, तसल्ली से देख लो। रोमान शाह ने सोचते हुए मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाई। क्या नाम है हमारे न्यू जीएस का? आसिम ने हैरानी से इसे देखा। हल्की से शरारती मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुस्कुराते हुए वजाहत दी। भाई, इसका नाम निशा है, बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। रोमान शाह ने चेहरे से सर को हिलाते हुए, इसे कहना कि एक बार मुझसे आकर मिले, मैं खुद देखना चाहूंगा कि वो कितनी टैलेंटेड है। क्या? आसम ने हैरत से रोमान शाह की तरफ देखा था। क्या मतलब क्या? रोमान शाह ने उलझन से इसे देखा। कुछ नहीं भाई, बस ये कि आप लेडीज वर्कर्स या एम्प्लॉय से नहीं मिलते, इसलिए मुझे अजीब लगा। आसिम ने लबों पर शरारती मुस्कुराहट थी। आसिम, शाह तो इंसान दा पुत्र बन के रहा कर। शाहजेब ते अहमद दिनाल रह रह के तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो मेरे तो छोटा है, तो किनते दो कंते सुटांगा तेरा दिमाग ठीक हो जाएगा। ओना बगैरता दी सोबत विच थोड़ा कट बया कर। रोमांचा पंजाबी में सख्त लहजे में बोला था। आसिम की हंसी निकल गई। वो अपने भाई का ये रूप देखकर हमेशा लुत्फानंदोज होता रहता था, मगर रोमांचा के तेवर देखकर जल्दी से बोला, सॉरी भाई। मुस्कुराते लबों के साथ फाइल समेट कर वो खड़ा हो गया था। रोमांचा ने गहरा सांस लिया और संजीदगी से कहा, जब तुम्हारी नई सेक्रेटरी की तबीयत ठीक हो जाए तो इसे भेजना। अगर पहले किसी लेडीज से नहीं मिलता था तब भी तुम लोगों को प्रॉब्लम थी, तब भी तुम तीनों के दांत बंद नहीं होते थे, और अब अगर मिलने लग गया हूं तो बातचीत करता हूं तब भी तुम लोगों को मसला है। सुधर जाओ वरना किसी दिन मेरे हाथों बेमौत मारे जाओगे। आसिम ने फौरन हाथ उठाकर कहा, नहीं नहीं भाई, हम सुधर जाएंगे, आप टेंशन ना लें। बस एक बात याद रखें, जब इनसे बातचीत करें तो भाभी को जरूर पास बिठा लीजिए करें। ऐसा ना हो कि हमें तो डांट डपट कर चुप करवा दिया जाए और इनकी डांट आपके हिस्से में आ जाए। ये कहते ही वह शरारती नजरों से दरवाजे की तरफ बढ़ा और फौरन बाहर निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि रोमान शाह को किसी भी वक्त गुस्सा आ सकता है। दरवाजा बंद करते हुए रोमान शाह ने ज़रीले बड़बड़ाया, किड्डा सियाना ते शरीफ हुंदा सी, मेरे बेगैरत दोस्तां नाल रह रह के ऐदा भी दिमाग खराब हो गया है। एनो भी अपने रंगा च रंग दिता बेगैरता ने। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। शहजादा हल्के से मुस्कुराने पर भी जानलेवा हद तक हसीन लग रहा था। काशान जिसके घर के इस खास कमरे में नीम अंधेरा था। सिर्फ दीवारों पर लगी मीरत की बेतहाशा तस्वीरें मध्यम रोशनी में चमक रही थी। कमरे में एक अजीब सा सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। काशान हाथ में शराब का गिलास लिए तस्वीर को तकते हुए बेचैनी से चल रहा था। तू ही हकीकत, ख्वाब तो, दरिया तो, प्यास तो, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून तू सुकून। ये अल्फाज जैसे इसके जहन में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने इनका जहर इसके रगों में खोल दिया हो। इसने सुर्ख आंखों से दीवार पर लगी कुछ तस्वीरों को खींचकर जमीन पर पटक दिया। मीरत की मुस्कुराती हुई तस्वीरें इससे मुंह चिढ़ा रही थी। काशान डीसी के दिल में गुस्से की आग भड़की हुई थी। मीरत के चेहरे पर मुस्कुराहट के इसे अच्छी लगती थी, मगर इस वक्त इसे मीरत की इसकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि इसकी मुस्कुराहट, इसके चेहरे पर खिलखिलाती हुई खुशी वो किसी और के लिए थी, रोमान शाह के लिए। काशान का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। इसने झटके से एक गिलास में जमीन पर दे मारा था। कांच के टुकड़े इधर उधर बिखर गए थे, मगर इसके अंदर की जलन कम ना हुई। वो तेजी से आगे बढ़ा और मीरत की एक तस्वीर हाथ फेरा, जैसे इसे छूने की कोशिश कर रहा हो। जैसे तस्वीर के पास बस एक बार वो उसे अपनी बाहों में भर सके। मीरत, तुम किसी और के साथ इतनी खुश कैसे हो सकती हो? मैं सालों से तुम्हारे इश्क की आग में जल रहा हूँ, और तुम किसी और की हो गई। इसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था, और एक ऐसा जुनून जो किसी भी हद तक जा सकता था। इसने तस्वीर को जोर से पकड़ा, मगर तोड़ ना सका। नहीं, मैं यूं हार नहीं मान सकता। मीरत सिर्फ मेरी है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत, मेरी आंखों का देखा हुआ हसीन ख्वाब, मेरे दिल का सुकून, वो भी मेरी मोहब्बत के रास्ते में आया। मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। वो दीवानगी में चिल्लाते हुए न जाने किस किस को ये बता रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी में काशान रिजवी की वहशत मजीद नुमाया हो रही थी। जमीन पर बिखरी तस्वीरें
تصویروں کے میدان وہ ایک تصویر پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جیسے وہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہ ہو بلکہ سانس لیتی دھڑکن رکھتی میرب ہو۔ اچانک جیسے کوئی بےتابی کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے تصویر کو تڑپ کر اٹھایا، وہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی، لب کپکپا رہے تھے اور ہاتھ تصویر کو مزید سختی سے تھامے ہوئے تھے، جیسے کوئی زخم پر مرہم رکھ کر درد کم کرنا چاہ رہا ہو۔ میرب، کیوں کیوں مجھے تڑپا رہی ہو؟ وہ تصویر پر پانی پھیرتے ہوئے بے خودی میں بول رہا تھا۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے خودی میں بول رہا تھا، جیسے وہ تصویر نہیں خود میرب ہو جو اس کے سامنے بیٹھی ہو، مگر سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جان ہو تم میری، تم نے مجھے پہچانا تک نہیں، کیسے تم سہمی ہوئی بیٹھی تھی؟ تم نے تو نظر بھر کر میری طرف دیکھا نہیں۔ وہ گھٹیا انسان، اس نے تمہیں ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ ہاں، وہی وجہ ہے تمہارے اس بدلی ہوئی حالت کی۔ میری ماڈرن سی جان کو اس نے قیدی بنا دیا ہے، تمہیں تو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا ہے۔ کاشان کے لبوں پر ایک زخمی ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے کوئی بہت بڑی گتھی سمجھا رہی ہو۔ وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں بولا، جیسے میرب اس کے سامنے ہو اور وہ اسے دلاسا دے رہا ہو۔ میں چھین لاؤں گا تمہیں اس سے، تمہیں وہ سب آزادیاں دوں گا جو تم چاہتی ہو، جو تمہارا حق ہے۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، جہاں تمہیں کسی کی قید میں نہیں رہنا پڑے گا۔ تمہاری دنیا پھر سے ویسی ہی ہوگی جیسی تم چاہتی تھی، ماڈرن، آزاد۔ مگر اس شخص نے تمہیں قید کر دیا۔ ہاں، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے۔ تم خوش نہیں تھی، تم بس خوشی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھی۔ تمہارا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس شخص نے تمہیں ڈرا کر رکھا ہے، تمہاری اصل ہنسی، تمہاری چمک سب چرا لی ہے اس نے۔ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا، خود ہی نتیجے نکال رہا تھا اور خود ہی ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ میرب اس کی تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وہ اب کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا عشق، اس کا جنون کسی حد کو نہیں مانتا تھا۔ کاشان رضوی کی آنکھوں میں وحشت مزید گہری ہو چکی تھی، اس کا سانس تیز ہو رہا تھا۔ وہ ایک پل کو تصویر کو گھورنے لگا، جیسے میرب کے اس کے سامنے ہو۔ وہ اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اس نے موبائل اٹھایا، انگلیاں بے چینی سے اسکرین پر تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور پھر ایک نمبر ڈائل ہوتے ہوئے اس نے گرفت پر موبائل سخت ہو گئی۔ جیسے ہی کال ملی، اس کی آواز زہر میں لگے تیر کی طرح نکلی۔ مجھے میرب سے بات کرنی ہے۔ سامنے والے نے شاید یہ کہا تھا کہ ابھی یہ ممکن نہیں ہے، جس پر وہ زور سے چلایا، مجھے نہیں پتا یہ کیسے کرو گی، مگر میرب سے بات کرنی ہے۔ تمہیں اس گھر میں صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، ورنہ بھولو مت کہ تمہارا معصور باپ، جو اس وقت بھی ایک مہنگے ہسپتال کے زیر علاج ہے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں۔ اس کا آخری جملہ چیخ میں بدل چکا تھا، جیسے کوئی زوردار تھپڑ ہوا میں گونجا ہو۔ سامنے سے کچھ کہنے کی کوشش کی گئی، مگر کاشان کو کوئی وضاحت سننی ہی نہیں تھی۔ اس نے غصے سے موبائل بیڈ پر پھینک دیا اور تیزی سے تصویر کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر گرفت سخت تھی، جیسے میرب کو خود سے جدا ہونے سے ہی عہدے نہ دے گا۔ اس نے دیوانگی سے تصویر کو اپنے لبوں سے لگایا، آنکھیں موندی اور ایک گہری سانس کھینچی۔ اس وقت اس کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا، عشق، جنون اور بے بسی کا ایسا امتزاج جو کسی بھی حد کو پار کر سکتا تھا۔ کاشان رضوی کے وجود میں اضطراب کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تصویر کو اپنے سینے سے لگا کر بستر پر گر گیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی اور دماغ صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، میرب۔ ڈاکٹر شاہزیب اس وقت اپنی وارڈ میں مریضوں کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جو جونیئر ڈاکٹرز کھڑے تھے، جو خاموشی سے اس کا طریقہ کار دیکھ رہے تھے۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں ہر مریض کی کیفیت کو پرکھ رہا تھا کہ اچانک ایک طوفان کی طرح ڈاکٹر ہما کے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور سب کے بیچ سے کھینچ کر ایک طرف لے گئی۔ ڈاکٹر ہما غصے سے، شاہزیب، آپ نے ڈاکٹر یمنا کو کیوں ہائر کیا؟ وہ بھی رومان بھائی اور میرب کی بیٹی کے لیے؟ مجھے یہ لڑکی زہر لگتی ہے۔ شاہزیب، جو مریضوں کو دیکھنے میں مصروف تھا، اچانک اس ابداع پر چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے چہرے پر ایک ضبط کی ایک جھلک تھی۔ ارد گرد موجود جونیئر ڈاکٹرز حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ بھی تھی، کیونکہ پورے ہسپتال میں ڈاکٹر ہما کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ سب جانتے تھے کہ وہ ڈاکٹر شاہزیب پر پورا حق رکھتی ہیں اور اپنی بات منوانا خوب جانتی ہیں۔ ڈاکٹر شاہزیب نرم سے مگر پیشہ ورانہ انداز میں، خانم، یہ بات ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے، پلیز۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر نظریں سامنے کھڑے ڈاکٹرز کی مسکراہٹوں پر تھی، جو اس غیر متوقع منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر ہما ضدی انداز میں، جی نہیں، مجھے ابھی جواب چاہیے، اور ابھی کا مطلب ابھی۔ شاہزیب نے گہری سانس لی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے سب کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہو جائیں۔ جونیئر ڈاکٹرز مسکراہٹ دباتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے تھے، مگر ان کی نظریں اب بھی تجسس سے اس جوڑے کی جانب تھیں۔ شاہزیب نے آہستہ سے ہما کا ہاتھ پکڑا اور اسے مزید پرائیویسی کے لیے وارڈ سے باہر لے گیا۔ شاہزیب نے مسکرا کر سر جھٹکا، جیسے ہما کی ضد پر کوئی حیرانی نہ ہو۔ وہ تو پہلے سے جانتا تھا کہ جب اس کی خانم کسی بات پر اڑ جائے تو اسے منانا آسان کام نہیں ہوتا۔ میری پاگل خانم، تھوڑا
बिहेवियर प्रोफेशनल रखा करो, यह अस्पताल है, शाहजेब ने नरमी से कहा। मगर हुमा का मूड तो पहले ही बिगड़ा हुआ था। आप मुझे मत समझाएं कि मुझे यहाँ कैसा रवैया रखना चाहिए। वो तेजी से बोली, नजरें शाहजेब की आंखों में गाढ़े हुए। मैं इस वक्त किसी डॉक्टर से नहीं, अपने शौहर से बात कर रही हूँ। आप मेरी बात का जवाब दें। शाहजेब ने गहरी सांस भरी, जैसे खुद को सब्र की तलकीन कर रहा हो। इसके होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि हुमा की इज्जत आरसी नहीं है। सच ही कहते हैं, औरत जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो जाए, जब अपनी जिद पर आती है तो इसका अंदाज हमेशा जाहिलाना ही होता है। वो हल्के से मुस्कुरा कर बोला, जैसे शरारत से जलती पर तेल डाल दिया हो। हुमा की आंखें गुस्से से फैली। शाहजेब प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाएं। अच्छा, अभी तुम गुस्से में नहीं हो, मतलब कि अभी तो प्यार से बात कर रही हो। शाहजेब ने शरारत से आईब्रो उठाई, जैसे कोई मासूम सा सवाल कर रहा हो। अपनी मुस्कुराहट दबाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, मगर आंखों में चमक नुमाया थी। वो हर हरकत पर हर तासर को एंजॉय कर रहा था, जैसे इसे छेड़ने में खास लुत्फ आ रहा हो। मतलब आप बताना ही नहीं चाहते? हुमा ने बुरा सा मुंह बनाया और गुस्से में पलट गई। छोड़िए, मैं भूल गई थी कि डॉक्टर साहब मुझसे सीनियर हैं और डॉक्टर साहब काम के वक्त अपने मुंह से जवाब देते हैं। शाहजेब ने बेबसी से एक लंबी सांस ली, माथे पर हाथ फेरा और फिर मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इसे अपनी खानम को मनाने के लिए अलग से वक्त निकालना पड़ेगा। मैं तो तुम्हारा दीवाना हूँ, तो जवाब कैसे नहीं दूंगा? डॉक्टर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए तेज कदमों से जाती हुई डॉक्टर हुमा का हाथ थाम कर इसे रोका। वो अच्छी तरह से जानता था कि जब इसकी खानम जिद पर आ जाए तो इसे मनाना कोई आसान काम नहीं होता। डॉक्टर शाहजेब शरारती मुस्कुराहट के साथ ये क्या बात हुई? खुद ही झगड़ा किया, खुद ही बातें सुनाई और अब खुद ही आंखों में आंसू भी भर लिए। डॉक्टर हुमा की आंखों में नमी तैर रही थी। शाहजेब ने नरमी से इसकी आंखों में आंसू साफ किया और बेचारगी से मुंह बनाकर पूछा, डॉक्टर हुमा खफा लहजे में, मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया था, अगर आप सीधे सीधे जवाब दे देते तो चला जाता। शाहजेब ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई और गहरी सांस ली, फिर नरमी से इसका हाथ थामा और मोहब्बत भरी नजरों से इसे देखते हुए बोला, ऑफिस में चलो, वहां जवाब देता हूँ। मेरी क्या जुर्रात कि मैं तुम्हें जवाब ना दूं? ये कहते वो इसका हाथ थामे ऑफिस की तरफ बढ़ गया, जबकि हुमा अभी भी खपासी चलने पर मजबूर थी। सुबह का वक्त था, इतवार का सुहाना दिन, जिसमें हर कोई कुछ देर और सोने की ख्वाहिश रखता है। घर में खामोशी थी क्योंकि सब अभी तक नींद के मजे ले रहे थे, लेकिन डॉक्टर यमुना वक्त की पाबंद थी। वो आयत के लिए हायर की जा चुकी थी और इसे बखूबी अंदाजा था कि आयत की मेडिसिन का वक्त हो चुका है। किचन में जकिया नाश्ता तैयार कर चुकी थी। डॉक्टर यमुना ने चाय का कप थामा और आयत को अपने करीब बिठा लिया। नरमी और मोहब्बत से इसे नाश्ते के लिए आमादा किया, जैसे वो बरसों से इसे जानती हूँ। हैरत की बात थी कि आयत भी एक ही दिन में यमुना से बेतकल्लुफ हो चुकी थी। ये ताल्लुक इतनी जल्दी परवान चढ़ जाएगा, जिसे ने सोचा भी ना था। मीरब ये सब टेरेस पर खड़ी देख रही थी, दिल में एक सुकून सा था। वो खुद भी यही चाहती थी कि आयत डॉक्टर यमुना के साथ खुल मिल जाए, ताकि मेडिसिन के लिए इसकी जिद कम हो। आयत बच्ची थी, मगर इसकी जिद किसी बड़े से कम ना थी। मेडिसिन लेना हमेशा एक मुश्किल मरहला होता था और मीरब यही चाहती थी कि ऐसा कोई ऐसा हो जो इसे बहला सके, समझा सके, प्यार से मना सके। डॉक्टर यमुना भी इसी मकसद के तहत आयत को गार्डन में ले गई थी। वो जानती थी कि अगर आयत अपनी मामा के पास रही तो जिद करेगी, लेकिन अगर माहौल बदला जाए तो शायद आसानी हो। गार्डन में बादलों के साथ हल्की हल्की धूप फैली हुई थी। यमुना ने आयत को एक बेंच पर बिठा दिया, खुद भी इसके करीब बैठी और नरमी से इससे बातें करने लगी। बातों ही बातों में वो आयत को मेडिसिन खिलाना चाहती थी, बगैर किसी जिब्र के, और मोहब्बत और नरमी से। ज़ोहर की अजान पर सुकून फिजा में गूंज रही थी। रमान शाह पास वाली मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने गया हुआ था और मीरब भी अपनी नमाज मुकम्मल करके टेरेस पर आ गई थी। हल्की हल्की हवा के साथ हल्की सी धूप जिस्म को सुकून दे रही थी। चंद लम्हे पहले तक डॉक्टर यमुना भी वहीं बैठी थी। वो आयत को संभाल रही थी और साथ ही मीरब से हल्की फुल्की बातचीत भी कर रही थी, मगर फिर भी वह आयत को लेकर नीचे गार्डन एरिया में चली गई और मीरब टेरेस पर खामोशी से बैठी अपने ख्यालात में गुम थी। अचानक इसकी नजर पास पड़ी एक चीज पर गई। ये डॉक्टर यमुना का फोन था। वो जो जाते हुए वहीं भूल गई थी। मीरब ने इसे उठाया, मगर फौरन रख दिया। डॉक्टर यमुना का फोन यहीं रह गया। वो मुंह में बड़बड़ाई थी, शायद वो वापस आकर ले जाए, मगर जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी सरायत कर गई थी। मीरब अपनी जगह से उठकर टेरेस के किनारे जा खड़ी हुई। इसकी नजरें नीचे गार्डन में बैठी यमुना और आयत पर जमी थी। यमुना आयत को नरमी से कुछ समझा रही थी और साथ ही मेडिसिन देने की कोशिश कर रही थी। आयत का नन्हा सा चेहरा जिद और नखरे की अक्कासी कर रहा था, मगर डॉक्टर यमुना के अंदाज में इतनी मोहब्बत और शफकत थी कि आयत धीरे धीरे मुतमईन हो रही थी। टेरेस पर टेबल रखा था, यमुना का फोन मुसलसल बज रहा था। मीरब की नजर बार बार इस पर जा रही थी। आखिरकार इसने नीचे नजरें दौड़ाई और डॉक्टर यमुना को आवाज दी, डॉक्टर यमुना, आपकी कॉल आ रही है।
प्लीज़ आप अटेंड कर लीजिए, मैं थोड़ी देर आयत से बात करना चाहती हूँ। पहले ही बड़ी मुश्किल से हमारी दोस्ती हुई है, अभी हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। नीचे से यमुना ने सर उठाया, मीरब की तरफ से देखा, फिर मुस्कुराकर हाथ हिलाया। इसके अंदाज में बिल्कुल बेफिक्री थी, जैसे ये कोई मामूली बात हो। मीरब उलझन में पड़ गई। फ़ोन की स्क्रीन पर नंबर मुसलसल जगमगा रहा था, मगर वो खुद को आमादा नहीं कर पा रही थी। कभी फ़ोन को देखती, कभी नीचे मौजूद डॉक्टर यमुना को। मगर मैं आपकी कॉल अटेंड कैसे कर सकती हूँ? डॉक्टर यमुना बेफिक्री से हंसते हुए। कर लीजिएगा ना, अगर कोई ख़ास हो तो बता दीजिएगा। मैं बिज़ी हूँ, वरना हमें रॉन्ग कॉल्स आती रहती हैं। मीरत ने एक लम्हे के लिए तज़ब-बज़ब से फ़ोन की तरफ देखा, फिर हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया। दिल में एक अजीब-सी बेचैनी थी, जैसे ही ये आम-सी बात नहीं थी, जैसे कुछ गैर मामूली होने वाला हो। मीरत हिचकिचाई, मगर फिर आहिस्ता से कॉल रिसीव कर ली। मीरत, हेलो अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। मीरब, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मीरब ने भवें से कर फ़ोन की स्क्रीन को देखी। कॉल जा रही थी। इसने दोबारा कहा, मगर अब भी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ से खामोशी में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई वहां मौजूद तो हो मगर बोलने के लिए तैयार ना हो। मीरब, जरा मोहताज लहजे में, शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आ रही है तो डॉक्टर यमुना बिजी हैं, बाद में कॉल कर लीजिएगा। इसने फ़ोन बंद कर दिया और टेबल पर रख दिया, मगर न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी सरायत कर गई थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। इसके लब खुश्क होने लगे थे। नीचे गार्डन में डॉक्टर यमुना आयत के साथ बैठी नरमी से बात कर रही थी, इसे बहला रही थी। मंजर बज़ाहिर नॉर्मल था, मगर मीरब को अंदर ही अंदर एक बेनाम सा खदशा महसूस हो रहा था। इसने एक नज़र आसमान की तरफ डाली। बादल कुछ गहरे हो गए थे, हवा में भी एक अजीब सा बोझलपन था। अचानक फ़ोन दोबारा बज उठा। वही नंबर था। मीरब के दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई। इसने बेख्तियार फ़ोन की तरफ देखा, उंगलियां बेचैन होकर काम गई। इस बार वो फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी। फिर एक लम्हे बाद, जैसे किसी अनजाने खौफ ने आ घेरा, इसने आहिस्ता से फ़ोन उठा लिया। मीरब, हेलो। दूसरी तरफ अब भी खामोशी थी, मगर इस बार इसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत मध्यम सांसें ले रहा हो, जैसे कोई फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद हो मगर बोलने के बजाय सिर्फ सुन रहा हो। मीरब के अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मीरब, मजीद संजीदा लहजे में, देखें, अगर आपको कोई बात करनी है तो करें, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। अचानक ही दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी मगर अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। मीरब, मीरब का दिल एकदम साख्त हो गया। उसके पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। आवाज़ इतनी धीमी थी कि कुछ समझ नहीं आया सर ये किसी की सरगोशी थी या महज इसका वहम। इसके हाथ की गिरफ्त फ़ोन पर मजबूत हो गई। वो लम्हा भर के लिए साख्त हो गई थी। नीचे गार्डन में आयत हल्का सा हंसी। डॉक्टर यमुना ने इसे कुछ कहकर गोद में ले लिया। सब कुछ आम सा लग रहा था, मगर मीरब को यूं महसूस हुआ जैसे कुछ बहुत अजीब होने वाला है कुछ ऐसा जो शायद सब कुछ बदल कर रख दे। इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने की हद तक धड़क रहा था। अजीब सी घबराहट ने इसकी सांसें रोक दी थी। उंगलियां फोन पर गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी, मगर दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। एक झुरझुरी से इसकी रीढ़ की हड्डी में सरायत कर गई थी। इसने जल्दी से फोन बंद किया और हाथ में थामे हुए साकत खड़ी रहती। अजीब सी कैफियत थी, जैसे कोई अनदेखे साए ने इसे छू लिया हो, जैसे कोई अनहोनी इसके आसपास मंडला रही हो। नीचे गार्डन में डॉक्टर यमुना बदस्तूर आयत को बहला रही थी। माहौल बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर मीरब की दुनिया जैसे एकदम उलझ सी गई थी। इसने बेख्तियार अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हर चीज वही थी, मगर इसका दिल कह रहा था कि कुछ गलत है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। हवा की एक हल्की सी लहर इसके चेहरे से टकराई, मगर इसके बदन में पसीना नमूदार होने लगा। वो आहिस्ता से नीचे हटी, जैसे किसी गैर मरे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हूँ। दिल की धड़कनें अब काबू से बाहर महसूस हो रही थी। फोन अब भी इसके हाथ में था, मगर लग रहा था जैसे वो महज एक फोन नहीं बल्कि किसी खौफनाक राज का दरवाजा था जो खुल चुका था। वो अब पलटना मुमकिन नहीं था। मेरी जान, किससे बात कर रही हो? रोमांचा की भारी मगर नरम आवाज करीब ही सुनाई दी थी। मीरब ने चौंक कर सर उठाया, मगर जैसे ही इसकी नरम गर्म सांसें अपने कान के करीब महसूस हुई, वो घबराकर पीछे हटी। वो कुछ नहीं, मैं। इसकी नजरें झुक गई। हाथ की गिरफ्त मोबाइल पर मजीद सख्त हो गई, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। रोमांचा ने खामोशी से इसे देखा, जैसे इसकी रूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, मगर तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मीरब का दिल बेतरतीब धड़कने लगा। वो चाहकर भी अपने चेहरे के तासुरात को काबू में न रख सकी। मीरब, क्या बात है? क्या छुपा रही हो? और ये फोन किसका है? इसने फोन की तरफ इशारा किया, जबकि मीरब ने फौरन नजरें चुरा ली, जैसे कोई रास फाश होने से बचाने की कोशिश कर रही हो। ये डॉक्टर यमुना का फोन है, और कसम से मैंने जानबूझकर कॉल नहीं उठाई। डॉक्टर यमुना ने खुद कहा था, और मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इन्हें बार बार मना कर दी। वो आयत के से साथ बातें कर रही थी। आयत मेडिसिन नहीं खा रही थी, इसलिए यमुना इसे समझाने के लिए नीचे ले गई थी।
मीरा ने एक ही सांस में सब कह डाला। रोमांचा ने खामोशी से उसके कंधों पर हाथ रखा और उसका चेहरा गौर से देखा। संजीदा नजरें जैसे कुछ टटोल रही थी। जाने शाह, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मेरी जान मुझसे डर कर इतनी वजाहत देने पर मजबूर हो गई? मीरा हिचकिचाई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर आपको अच्छा नहीं लगता ना कि मैं रॉन्ग नंबर पर बात करूं, इसलिए तो सब कुछ बता रही हूँ, वरना। रोमांचा ने आहिस्ता से उंगली इसके लबों पर रख दी। इतना डर? ऐसा तो मैंने कभी नहीं चाहा, जान। मीरब ने नजरें झुका ली। रोमांचा ने नरमी से इसका चेहरा थाम लिया, जैसे इसके अंदर छुपी घबराहट का महसूस कर रहा हो। मैं तुम्हें रॉन्ग कॉल्स के लिए इसलिए दूर रखता हूँ कि कोई घटिया इंसान तुम तक न पहुंच सके, वरना ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अपनी जान पर पाबंदियां लगाऊं। अगर मेरी इस बात से तुम इतनी खौफजदा हो तो सुनो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, आज से जो भी कॉल आए तुम उठाओगे। मीरब ने फौरन नफी में सर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं उठानी कोई भी कॉल। रोमांचा का लहजा सख्त हो गया था। ये मेरा हुक्म है मीरब, तुम फोन उठाओगी? मीरब ने हैरानी से इसे देखने लगी। रोमांचा की बीवी होकर इतनी खौफजदा? मैं तो अभी तक यही सोच रहा था कि मेरी बीवी में इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं। वो चार लोगों को देखकर घबरा जाती है, मेरे लिए बायस शर्मिंदगी है। शेर की बीवी हो, शेर बनकर रहो। मीरब ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। मेरे ख्याल से गलती मेरी है, मैंने ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीन लिया है। मीरब ने बेकरारी से इससे हाथ थाम लिए। शाह, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए, मुझे आज चाहिए। क्या मुझे क्या जरूरत है कॉन्फिडेंस की, जब मेरा शाह मेरे साथ है? रोमांच शाह ने लम्हे भर के लिए मीरब की बेबस नजरें देखी, फिर आहिस्ता से सर झटका। मेरी जान, मैं तो हमेशा से तुम्हारे हूँ, मगर मुझे तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस चाहिए जो मेरी नजरों में नजरें डालकर मोहब्बत का इजहार कर चुका था। मुझे वही मजबूत मीरब चाहिए जो कभी मीरब मलिक थी। मीरब की आंखों में हैरानी के साथ नमी भी आ गई थी। रोमांचा का लहजा सख्त हो गया। रोमांचा की बीवी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। आज के बाद तुम फोन कॉल्स भी उठाओगी और जहां जाना चाहो अकेली आ जाओगी। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। इसने नरमी से इसके चेहरे पर आई लटों को पीछे किया, फिर सर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब कर लिया। मीरब ने रूठे लहजे में कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी अकेली, मुझे जाना ही नहीं। रोमांचा ने सख्ती से इसकी आंखों में देखा। तुम जाओगी क्योंकि ये मेरा हुक्म है। मीरब कुछ बोलना चाहती थी, मगर जैसे ही रोमांचा ने सख्त नजरों से इसे घूरा, वो फौरन खामोश हो गई। रोमांचा का दिल अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। वो ऐसा कभी नहीं चाहता था कि इसकी बीवी कमजोर हो, मगर शायद इसकी जरूरत से ज्यादा मोहब्बत ने मीरब को वाकई कमजोर बना दिया था, और ये वो चीज थी जो रोमांचा को बिल्कुल कबूल नहीं थी। चलो, संडे है, आज जाने शाह को शॉपिंग करवाने के मूड में हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना। वजह? जब कभी भी हम खुशियां मनाने के लिए घर से बाहर गए हैं, तभी मुसीबत आ जाती है। मुझे किसी नई मुसीबत को दावत नहीं देनी, हम घर में ही रहेंगे। तो चाहिए होगा तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब साबित करना चाहती हो कि मैं जालिम हूँ और मैं तुम्हें हमेशा कैद में रखता हूँ? रोमांचा ने नरमी से मीरब का चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा, इसकी आंखों में छुपे डर की लहरों को बखूबी महसूस किया। आप जालिम नहीं हैं, आप मेरे शाह हैं, जिनके अलावा दुनिया में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे आपके पास रहना है। जब जब घर से कदम निकाला है, तब तब मैं आपसे अलग हो गई। मुझे आपसे दूर नहीं होना। वो तड़प कर उसके सीने से लग गई। गार्डन में बैठी हुई यमुना की नजरें ये सारा मंजर चोर आंखों से देख रही थी। रोमांचा ने नरमी से मीरब के बालों में उंगलियां चलाईं, जैसे इसकी बेचैनी कम करना चाहता हो। वो धीरे से बोला, अब ऐसा नहीं होगा, एक बार यकीन करो मेरी जान, प्लीज शाह, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अजीब सा डर महसूस हो रहा है, दिल किसी अनजाने खतरे को महसूस कर रहा है। मीरब ने इसके सीने पर हाथ रखकर मुल्तजी नजरों से देखा। कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारा वहम है, मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। प्लीज शाह, जिद मत करे, मुझे नहीं बाहर जाना। मीरब, तुम अब मुझसे जरूरत से ज्यादा बहस करने लगी हो। जानती हो मुझे बहस पसंद नहीं, मगर मगर को किसी और वक्त के लिए छोड़ो। तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। और बच्चों का क्या? मीरब ने सवालिया नजरों से देखा। बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे। और डॉक्टर यमुना जो आपने आयत के लिए हायर की है, इस बेचारी को घर छोड़कर जाएंगे, क्या सोचेगी? मुझे किसी की सोच की कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये डॉक्टर यमुना, इसका जिक्र थोड़ा कम किया करो। मैंने सिर्फ मजबूरी के तहत इसे घर में आने की इजाजत दी है, जरूरत से ज्यादा इसके साथ फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। आयत को भी सिर्फ मुख्तसर वक्त के लिए इसके साथ छोड़ा है। देखें, अब आप गुस्से से बोल रहे हैं। आपके इसी गुस्से से मुझे डर लगता है। गुस्से से नहीं बोल रहा मेरी जान, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी इंसान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। मगर इसे शाह से भाई ने हायर किया है, तो सोच समझ कर किया होगा। कभी कभी सोच समझ कर रखे हुए लोग भी धोखा दे जाते हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए। बच्चों को बुलवाओ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। मैं जरा 2 मिनट में एक जरूरी कॉल करके नीचे आता हूँ। रोमांचा चलता हुआ टेरिस से अंदर चला गया था, जबकि मीरब अपने डर और ख्यालात को झुठलाने की पूरी कोशिश करते हुए रोमांचा के पीछे पीछे बेदिली से चलते हुए सीढ़ियां उतरकर गार्डन की तरफ जा रही थी, ताकि वो यमुना और बच्चों को इन्फॉर्म कर सके और यमुना का मोबाइल वापस दे सके।
डॉक्टर यमुना प्लीज हमें जरा बच्चों को लेकर शॉपिंग पर जाना है, आप चाहें तो आराम कर सकती हैं या कोई भी अपनी एक्टिविटी कर सकती हैं। मीरा डॉक्टर यमुना को मोबाइल देने के बाद हल्के से मगर शर्मिंदा लहजे में बोली। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो डॉक्टर यमुना को इस तरह तन्हा छोड़कर जाए, मगर अब रोमांचा का हुक्म था, वो जिसे चाहकर भी टाल नहीं सकती थी। यमुना ने नरम मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, आप लोग जाएं, मैं यहाँ हूँ। थैंक यू डॉक्टर, मीरब ने धीमे लहजे में कहा, मगर इसके दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी। वो पलटी और बच्चों की तरफ बढ़ी। चलो आयत बेटा, हम लोग बाबा के साथ शॉपिंग पर जा रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। आयत ने फौरन सर डफी में लाए। मगर आयत, बुरी बात है, बाबा बुला रहे हैं। मीरब हैरानी से झुकी। यमुना ने जिद्दी लहजे में कहा, मुझे डॉक्टर यमुना के पास रहना है। मीरब के माथे पर उलझन की लकीर गहरी हो गई। वो हैरान थी कि आयत इतनी जल्दी यमुना से अटैच हो गई थी, जबकि रोमांचा ने सख्ती से ताकीद की थी कि यमुना के साथ ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, रायम और रोमांचा दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आ चुके थे। रोमांचा ने आयत की तरफ देखा और नरम मगर हुक्म भरे लहजे में बोला, चलो आयत बेटा, हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। नहीं बाबा, मुझे घर पर रुकना है। आयत ने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। रोमांचा की आंखों में हल्की सी सख्ती दराई थी, मगर वह भी नरमी से समझा रहा था, बेटा पापा ने कहा है चलना है तो मतलब चलना है। आयत, जिद करना अच्छी बात नहीं है। बाबा के लहजे में हल्की सी सख्ती महसूस करते आयत ने छोटी सी आंखों में झिझक उभरी। आज पहली बार रोमांचा के अंदाज में ऐसा कुछ था जो उसने पहले महसूस नहीं किया था। वो खामोशी से अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने बाबा के करीब आकर खड़ी हो गई। रोमांचा ने गहरा सांस लिया, फिर झुककर आयत को अपने मजबूत बाजुओं में भर लिया। और दूसरी तरफ रायन की उंगली थामे वो अपनी चमचमाती गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। मीरब ने एक नजर यमुना की तरफ देखा और नरमी से बोली, ओके यमुना, अपना ख्याल रखना। कोई भी चीज चाहिए हो तो जकिया को कह दीजिएगा, ओके? नहीं नहीं, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं ठीक हूँ। यमुना ने नरमी से सर हिलाया। रोमांचा ने आयत को नरमी से सीट पर बिठा दिया था, दरवाजा बंद किया और एक लम्हे के लिए यमुना पर एक गहरी नजर डाली, जो अब भी पुरसकून अंदाज में खड़ी थी। इसके तासुरात वाज़े करना मुश्किल था। फिर इसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद स्टीयरिंग पर हाथ रखा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन की मध्यम गूंज के साथ गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ बढ़ने लगी। मीरब के बहते ही गाड़ी गेट से बाहर निकल गई, जबकि यमुना अजीब सी गहरी नजरों से इनको जाता हुआ देख रही थी। यमुना के फोन की बेल बज उठी। वो जो भी अभी अभी रोमांचा के घर वालों को शॉपिंग के लिए रवाना करके इत्मीनान का सांस लेने लगी थी कि अचानक इसके बजते फोन पर चौंकी। एक लम्हे के लिए इसने घूरकर फोन की स्क्रीन की तरफ नंबर देखा। नंबर देखकर एक झंझलाहट इसके चेहरे पर फैली, जैसे वो पहले ही जानती हो कि दूसरी तरफ कौन है। बेजारी से इसने फोन उठाया और कान को लगाया। फोन तुम्हारे पास क्यों है? मैंने तुमसे कहा था कि फोन मीरब के पास रहने देना, मुझे इससे बात करनी है। काशान रिजवी की भारी और गुस्सैली आवाज सुनते ही यमुना के माथे पर बल पड़ गए। वो चीखने के अंदाज में बोला, पता नहीं बेगैरत ने लाखों का कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है कि किसी भी अननोन नंबर से कॉल नहीं की जा रही थी। यमुना ने फोन खींच लिए और शर्त लहजे में बोली, देखिए सर, मीरब रोमांचा मेरी गुलाम नहीं है। जब वो मेरे हुक्म पर चले, और वो मेरा फोन अपने पास क्यों रखेंगी? मैं बड़ी मुश्किल से कुछ देर फोन इनके पास छोड़कर आई थी। आपको तब अपनी सारी बात कर लेनी चाहिए थी। वो बेजारी से बोली, ओ हेलो, तमीज के दायरे में रहकर बात करो। काशान कुर्राया, ये ऊंची आवाज मुझे पसंद नहीं है, और ये सब कुछ तुम मुझ पर एहसान करके नहीं कर रही हो। इसके बदले में तुम्हारे बाप का एक महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा हूँ। वो चिल्लाया था। इसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि यमुना ने झटके से फोन थोड़ा फासले पर कर लिया। ऐसा लगा कि आवाज अभी पर्दे फाड़ देगी। यमुना ने गहरा सांस लिया, अपनी रगसती सांसों को नॉर्मल किया और मजबूत लहजे में बोली, सर प्लीज किसी की मजबूरी का इतना फायदा मत उठाएं। मैं जानती हूँ कि आप मेरे बाबा का इलाज करवा रहे हैं, मैं इसके बदले में जो कुछ मुझसे हो सकता है वो मैं करूंगी, मगर याद रखें मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। वो रुक रुक कर एक पल को सांस बहाल करती, मगर काशान की तरफ से आने वाली खतरनाक खामोशी से इसे मजीद बेचैन कर गई थी। यमुना ने हल्के से आवाज में मगर मजबूत लहजे में कहा, सर ये बात सहन में रखें, रोमांचा कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर इसको जरा से भी भनक पड़ गई तो वो मेरे टुकड़े करवा कर कुत्तों के आगे डाल देगा, और मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। काशान रिजवी की बेरहम हंसी फोन के दूसरी तरफ गूंजी थी, और अगर तुमने मेरी बात न मानी तो ये काम मैं बखूबी कर सकता हूँ। इसका लहजा जहर में डूबा हुआ था। मतलब कि मैं भी तुम्हारे टुकड़े करवा कर कुत्तों के आगे डाल सकता हूँ। यमुना की उंगलियां बेख्तियार लड़ सी थी, मगर इसने जल्दी से खुद को संभाला। इसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी थी, कहीं कोई सुन तो नहीं रहा।
کاشان کی سانسوں کی آواز اب بھی فون پر واضح تھی، جیسے وہ اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ یمنا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی مگر چہرے کے سخت تیوروں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ دھمکی دے کر غلط کر رہے ہیں، یمنا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا اور مضبوط لہجے میں بولی، اگر میں انکار کر دوں کہ مجھے اپنے بابا کے علاج کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو؟ فون کی دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک کاشان رضوی کی زہریلی ہنسی گونجی۔ ہا ہا ہا۔ یمنا کے ہاتھ سرد ہونے لگے، سانسیں بوجھل ہو گئی۔ کاشان کی آواز صفاقیت تھی۔ تو میں تمہارے باپ کو سانسوں سے محروم کر دوں گا۔ یمنا کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی۔ کل کی ہیڈ لائن میں خود پیسے انویسٹ کر کے تمہارے باپ کی ویڈیو نیوز پر بطور ہیڈ لائن چلواؤں گا کہ ڈاکٹر یمنا کا باپ رات کو سوتے ہوئے ہی سو گیا، اٹھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یمنا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی، اس کی انگلیاں بے اختیار لرزنے لگی۔ تم جانتی ہو میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ کاشان کی آواز میں خباثت ٹپک رہی تھی۔ تو بہتر ہوگا کہ زیادہ بہادری دکھانے کی کوشش مت کرو یمنا۔ یمنا کی سانس سینے میں اٹک گئی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لفظ اس گلے میں اٹک کر رہ گئے تھے۔ پاپا پلیز میری بابا کو کچھ مت کیجیے گا۔ یمنا کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ میں پوری کوشش کروں گی آپ کی میرب رومانشا سے بات کروانے کی۔ کاشان کی سانس بھاری ہوئی، جیسے اگلا جملہ کہنے سے پہلے اس نے غصے کو زہر بنا کر نکلا ہو۔ دوبارہ اس نام سے مت بلانا، وہ غرایا۔ اسے صرف میرب میم کہنا یا میرب ملک۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کہا تو تمہارے حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ یمنا کی سانس اٹک گئی، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے، جو آپ کہیں گے میں کروں گی، بس میرے بابا کو کچھ مت کیجیے گا۔ کاشان ہنسا مگر اس کی ہنسی میں صفاقیت کا زہر گھلا ہوا تھا۔ گڈ، مجھے اسی انداز میں بات کیا کرو۔ زیادہ آئٹم بننے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا باپ میری کسٹڈی میں ہے۔ کب اس کی سانسیں بند ہو جائیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یمنا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہر ڈاکٹر وہاں کا میرا خریدا ہوا ہے، کاشان نے جیسے آخری کیل ٹھونکی، اور تم چنی سی ڈاکٹر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی۔ یمنا کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو اتر آئے تھے۔ اب ایک کام کرو، جیسے ہی میرا واپس آئے کسی بھی طرح میرا فون پر رابطہ کر رہا ہو۔ جی۔ یمنا کے منہ سے بس یہی لفظ نکل سکا۔ کاشان کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ یمنا جیسے پتھر کی ہو گئی، ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، فون گرفت سے پھسلتے پھسلتے بچا۔ وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گئی، نظریں خلا میں جمی تھی اور ذہن طوفان میں لپیٹ میں تھا۔ کیا کرے کیا نہ کرے، اور سب سے بڑی بات، اب آگے کیا ہونے والا تھا؟ میرم نے بچوں کے لیے کافی ساری شاپنگ کی تھی اور اب وہ رومان شاہ کے لیے کچھ شرٹ کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ رومان شاہ کو شاپنگ میں بھی کبھی دلچسپی نہیں تھی مگر اس وقت اس کی نظریں مسلسل اپنے بچوں اور میرب کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ وہ بظاہر بالکل نارمل نظر آ رہا تھا مگر ہر لمحے چاروں طرف نظر جما کر حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا مگر اندر ہی اندر وہ ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ کسی بھی مشکوک چیز، کسی بھی انجان چہرے یا کسی بھی غیر معمولی حرکت کو محسوس کرتے ہی وہ اپنی سیکیورٹی کو فوراً سے حرکت میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس بار وہ دشمن کو کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہر بار نہ چاہتے ہوئے بھی حالات اس کے بس سے باہر ہو جاتے تھے۔ اس بار وہ ضرورت سے کہیں زیادہ محتاط ہو کر چل رہا تھا، پل پل سیکیورٹی کے ساتھ رابطے میں تھا۔ میرب نے ایک نیوی بلو شرٹ اٹھا کر نعمان شاہ کی طرف بڑھائی۔ یہ کیسی لگ رہی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ پر بہت سوٹ کرے گی۔ نعمان شاہ نے ایک نظر شرٹ پر ڈالی اور پھر مسکرا کر میرب کو دیکھا۔ جو تمہیں پسند ہے وہی لے لو، تمہاری چوائس ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ میرب ہلکا سا مسکرائی مگر نعمان شاہ کی آنکھوں میں ہر کسی گہری سوچ کی جھلک دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ نعمان شاہ کچھ تو سوچ رہا تھا جس کے تاثرات کے چہرے سے نہ چاہتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ نظریں کچھ اور کہہ رہی تھی اور زبان کچھ اور۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ کچھ پریشان لگ رہے۔ میرب نے اپنے شاہ کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ نعمان شاہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو، بس یوں ہی نظر رکھنا ہوں، عادت ہے نا۔ آپ کی یہ عادت مجھے بے چین کر دیتی ہے شاہ، میرب نے مدھم آواز میں کہا۔ نعمان شاہ نے ایک گہری سانس لی۔ یہ عادت کسی بڑی مصیبت سے ہمیں بچا سکتی ہے میری جان۔ اسی لمحے نعمان شاہ نے نظریں ایک آدمی پر پڑیں جو دور کھڑا باہر بار ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بنا کچھ ظاہر کی خاموشی سے الرٹ ہو گیا۔ تھوڑا سا میرب سے دور کھڑے ہو کر نعمان شاہ نے کان میں لگی ہوئی بلوٹوتھ آن کرتے ہوئے کہا، اس آدمی پر نظر رکھو۔ نعمان شاہ نے کان میں لگی ہوئی بلوٹوتھ پر اپنی سیکیورٹی کے مین آدمی کو آرڈر دیا۔ اس کی آواز مدھم مگر حکم دینے والی تھی۔ وہ بظاہر عام انداز میں کھڑا تھا مگر اس کی نظریں اس مشکوک شخص پر جمی ہوئی تھی جو بار بار ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی سر، میں اسے ٹریک کر رہا ہوں، سیکیورٹی ٹیم کے ممبر نے فوری جواب دیا تھا۔ نعمان شاہ نے ایک گہری نظر میرب اور بچوں پر ڈالی جو شاپنگ میں مصروف تھی۔ میرب خوشی سے پرسکون انداز میں نعمان شاہ کے لیے شرٹ
पसंद कर रही थी। आयत अपनी छोटी-छोटी उँगलियों से मुख्तलिफ चीज़ें छूकर देख रही थी। वो मासूमियत से कुछ चीज़ें राइम को दिखा रही थी, कुछ राइम बड़ी दिलचस्पी से इनकी बातें सुन रहा था। रोमांचा का दिल इन दोनों को देखकर खुश हो रहा था। ऐ अल्लाह! मेरी छोटी-सी दुनिया की हिफाज़त फरमा। वो दिल में दुआ कर रहा था और दूसरी तरफ दिमाग मुकम्मल तौर पर अलर्ट था। इसने एक बार फिर इस मशकूक आदमी की तरफ देखा जो अब भी वहीं खड़ा था। जैसे किसी मौके की तलाश में अगर वो हरकत करे तो फ़ौरन शूट कर दो। रोमांचा ने सख्ती से कहा और खुद भी लापरवाही का लिबादा ओढ़कर मीरब के पास जा खड़ा हुआ। रोमांचा ने सख्ती से कहा और खुद भी लापरवाही के लिए बाधा और मीरब के पास जाकर खड़ा हुआ। इसकी नजरें पूरी तरह से चौकस होकर हर सिम चाहती हुई आती जाती निगाहों को परख रही थी। मीरब को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। रोमांचा ने अपनी नजरें लम्हा भर के लिए इसे मशकूक आदमी से हटाई और मीरब की तरफ देखा जो पूरी तवज्जो से इसकी लिए शर्ट्स पसंद कर रही थी। मुख्तलिफ रंगों के शर्ट्स निकाल निकाल कर देख रही थी, कभी इनका कपड़ा चेक करती तो कभी इन्हें। रोमांचा के करीब ले जाकर अंदाजा लगाती कि इन पर कौन सा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ पसंद आया? इसने आम अंदाज से पूछा। जी पसंद तो बहुत सारी आ रही हैं, पता नहीं अब मेरे शाह को इनमें से कौन सी पसंद आएगी। ये वाली कैसी लग रही है? मीरब ने एक लाइट रंग के शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। रोमांचा ने सरसरी नजर डाली, फिर लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है, ले लो। मीरब ने आंखें सुकेड़ कर से भोरा से ठीक है, मतलब कोई पसंद नापसंद नहीं। रोमांचा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। जो तुम्हें पसंद है वही ले लो, तुमसे ज्यादा कौन समझ सकता है मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। मीरब ने हल्की से खफगी से दूसरी शर्ट निकाली जो ऑफ वाइट कलर की थी। ये वाली? मीरब मुझे वाकई फर्क नहीं पड़ता, जो भी लोगी वो मेरे लिए ठीक है। रोमांचा ने नरमी से कहा, मगर इसकी नजरें एक बार फिर से इस आदमी पर चली गईं जो अब भी करीब ही खड़ा था। प्लीज चाहे इधर उधर क्या देख रहे हैं, मेरी तरफ देखें, आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता? मीरब ने नाराजगी से कहा। रोमांचा ने इसकी तरफ देखा, इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मेरी जान, मेरे लिए तुम्हारी पसंद से बढ़कर कुछ नहीं है। तो तुम्हारी पसंद वही मेरी पसंद, और मुझे तैयार होकर तुम्हें ये तो दिखाना है। अच्छा, मक्खन कैसे लगा देते हैं आप? वो मुस्कुरा रही थी। मक्खन नहीं लगा रहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पैंट शर्ट वगैरह पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद है, तुम अपने हिसाब से जो भी कलर चूज करोगे वो मेरे लिए बेस्ट ही होंगे। ठीक है। मीरब ने मुतमईन होकर शर्ट पैक करवाने वाले को लिए दे दी और आगे बढ़ गई। मगर रोमांचा का ध्यान अब भी मशकूक शख्स पर था। रोमांचा ने ब्लूटूथ पर सिक्योरिटी की रिपोर्ट सुनते ही इसे गहरी सांस ली और गदरे इत्मीनान से सहलाया। अगरचे उसका दिल अब भी पूरी तरह से मुतमईन नहीं था, मगर कम अज कम ये जान करके वो शख्स कोई जासूस या दुश्मन नहीं बल्कि इसके असाब पर सुकून हो गए थे। क्योंकि मीरब रोमांचा की शॉपिंग के बाद आयत के लिए दूसरी शॉप पर चलती हुई जाकर चीजें पसंद कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मीरब के करीब आया जो आयत के लिए खूबसूरत पिने और पोनियां चुन रही थी। ये देखो कितनी प्यारी है। मीरब ने एक छोटी सी गुलाबी क्लिप उठाकर आयत की तरफ बढ़ाई जिस पर नन्हे से सितारे चमक रहे थे। आयत ने खुश होकर वो क्लिप पकड़ ली और छोटी सी हथेली में इसे देखने लगी। बाबा, ये मुझे अच्छी लग रही है। रोमांचा ने मुस्कुराते हुए बेटी की तरफ देखा और नरमी से इसे सर पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी बेटिया, जो भी पसंद आए वही सब अच्छा है। पास खड़े होकर रायम ने बेजारी से मुंह बनाया। बाबा, मेरे लिए भी कुछ लेंगे या सब कुछ आयत को ही लेकर देना है? रायम थोड़ा सा जेलस होकर बोला था क्योंकि इस शहजादे को थोड़ा कम प्रोटोकॉल मिल रहा था। इसे ये हरगिज मंजूर नहीं था। रोमांचा ने हल्की से मुस्कुराहट के साथ इसके माथे पर चपट लगाई। तुमने भी जो लेना है ले लेना, पहले बहन की शॉपिंग कंप्लीट करवाओ। अच्छे भाई ऐसे मूड नहीं बनाते। रोमांचा रायम से बात करते हुए बार बार नजरें फेर कर चारों तरफ देख रहा था। मीरब रोमांचा की बेचैनी को बखूबी महसूस कर रही थी। क्या कोई मसला है? मीरब ने गहरी नजरों से रोमांचा की जानिब देखा। रोमांचा ने सरसरी अंदाज में कंधे उचकाए। नहीं, कोई मसला नहीं। रोमांचा ने साफ इनकार कर दिया। कुछ तो है, आप बार बार बेचैन होकर इधर उधर क्या देख रहे हैं? मीरब ने तजस्सुस भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। नहीं, बस वैसे ही सिक्योरिटी को अलर्ट रहने को बोल रहा था। इनसे पूछ रहा था कि सब कुछ ठीक है, इनकी तरफ से ओके का साइन है, मगर मुझे तो सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज आप बताएं क्या मसला है? मेरी जान, बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक है, तुम शॉपिंग जारी रखो। रोमांचा ने पुरसुकून नरम लहजे में कहा। वो नहीं चाहता था कि मीरब परेशान हो। मीरब ने एक लम्हे के लिए इसे गौर से देखा जैसे जांच रही हो कि वो कुछ तो छुपा नहीं रहा, मगर फिर कंधे झटक कर दोबारा अपनों के इंतखाब में मसरूफ हो गई। जबकि रोमांचा की नजरें अब भी बेहद मुख्तार थी। मोहताती से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। बच्चों और रोमांचा की शॉपिंग के बाद मीरब ने बार बार मना किया, मगर वो रोमांचा के जिद के आगे एक ना चली और इसे जबरदस्ती कराची की एक महंगी तरीन बुटीक में ले आया जहां हर तरफ सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों की खुशबू और शाहाना अंदाज झलक रहा था। बड़ी सी शॉप के अंदर सब बैठे हुए थे। सर, ये हमारे सबसे एक्सपेंसिव डिजाइन है, दुकानदार ने इंतहाई एहतराम से कहा और सामने लगे रैक से बेहतरीन सूट निकाल कर सामने रख दिए। हर एक जोड़े दूसरे से ज्यादा शानदार और कीमती था। मीरब कुछ बोल नहीं रही थी, इसे कुछ लेना भी नहीं था, मगर रोमांचा को सब पैक करवाते हुए देखकर वह हैरान सी हुई। ये सब पैक कर दो, रोमांचा ने हतमी अंदाज में कहा। क्या शाह, क्या हो गया है? इतने सारे ड्रेसेस लेकर क्या करूंगी?
मीरा ने फौरन उसका हाथ पकड़कर रोका। रमान झा ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं लेना था तो ठीक है। मैंने कब कहा कि तुम कुछ लो? ये सब मैं ले रहा हूँ अपनी बीवी के लिए, और मेरी प्यारी बीवी रोज मुझे ये सब ड्रेस पहनकर दिखाया करेगी। इसकी नजरों में शौकी और लबों पर मुस्कुराहट थी। मीरा अपने मुस्कुराते हुए बेबसी से लब भींच लिए। जानती थी कि रोमान शाह के सामने मजीद बहस बेकार है। इसकी अलमारी में पहले ही कपड़ों की जगह नहीं थी। अक्सर रोमान शाह इसके लिए ऑनलाइन ड्रेसेस ऑर्डर करता रहता था, और सब इतने सारे सूट देखकर मैं मीरा को तो ये फिक्र सता ही रही थी कि वो इनको संभालेगी कैसे। दुकानदार जल्दी जल्दी तमाम सूट पैक करने लगा, जिनमें ज्यादातर वही थे जो रोमांचक की पसंद के थे। सिर्फ एक या दो सूट मीरब के ने पसंद किए थे। शॉपिंग खत्म हो चुकी थी। रोमांचा ने बच्चों को और मीरब को अपने पसंदीदा होटल में खाना खिलाया, और अब वो वापसी के लिए निकलने ही वाले थे कि आयत ने अचानक से हाथ हाथ पकड़कर मासूमियत से सर उठाया। मामा, मुझे वॉशरूम जाना है। मीरब ने नरमी से उसका हाथ थामा, एक नजर रोमांचा पर डाली जो गेट के करीब खड़ा था, और आयत को लेकर अंदर चली गई। चंद मिनट बाद मीरा आयत का हाथ थामे बाहर निकली ही थी कि एक लंबी चौड़ी बुर्के में लिपटी औरत अचानक से जोर से टकरा गई, इतनी शिद्दत से कि मीरा का दिल जैसे हलक में आ गया। या अल्लाह! मीरा की आंखें हैरत से फैली, कदम पीछे हटे तो तवाजन बिगड़ा, जमीन करीब आती महसूस हुई, मगर गिरने से पहले ही वही औरत बिजली की तेजी से आगे बढ़ी, मजबूत हाथों से कमर थाम ली। एक पल के लिए यूं लगा जैसे किसी पहाड़ से टकराकर फिर इसे पहाड़ ने थाम लिया हो। रोमांचाई मंजर देखते झटके से रायन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा। इसकी आंखों में चमक थी, पेशानी शकन आलू, जबड़े सख्त थे। अंधी हो क्या? मीरब की बरहम आवाज गूंजी। मॉल में मौजूद कुछ लोगों ने पलट कर देखा। रोमांच ने एक झटके से मीरब का हाथ थामा और करीब करते हुए इसे सहारा दिया। तुम ठीक हो? मीरब ने गहरा सांस लिया, कंधा सहलाया और जहरखन लहजे में सरगोशी की। ठीक हूँ, मगर ये मोहतरमा मुझे ठीक नहीं लग रही। पता नहीं नशा करके मॉल में घूम रही है। बुर्का पोश औरत, चमकदार चश्मे, हाथों पर काले दस्ताने, लंबी कदामत और पाँव में जोगर्स। एक लम्हे को लगता था ये कोई जोकर है। इसके चुपचाप खड़े रहने में एक अजीब सा पुरस्कार साया छुपा था। रोमान शाह ने कदम आगे बढ़ाया। मोहतरमा, आप कौन है? रोमान शाह ने सख्ती से पूछा। पूछने पर भी वो औरत खामोश खड़ी थी, जैसे पत्थर की मूरत हो। अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ आया, चेहरे पर घबराहट और हाथ जोड़ने को बेताब था। प्लीज सर, इनको कुछ मत कहिएगा, ये मेरी वाइफ है, इनकी जहनी हालत ठीक नहीं है और ये बोल नहीं सकती। रोमान शाह गुस्से से भरी नजरों से इस शख्स को देख रहा था, होंठ सख्ती से भींचे थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गर्दन मोड़कर इस औरत को देखा जो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। बस नजरों का अर्तकाज अजीब तौर पर मीरब पर मरकूज था। तो फिर इन्हें घर पर रखा करें, यूं बाजारों में घुमाने की क्या जरूरत है? वो शख्स जल्दी से सर झुकाए बीवी का हाथ थामकर पलटने लगा, मगर बुर्कापोश औरत पलट कर पीछे देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही। मीरब ने खुद को अजीब सा एहसास पर घिरा पाया था। चलें शायद, मेरे तो कंधे में दर्द होने लगा है। अजीब बेवकूफ औरत थी। रोमान शाह ने की छठी हिस्स कह रही थी कि ये सब कुछ जितना नॉर्मल नजर आ रहा है इतना नॉर्मल नहीं है, या फिर वो जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। वो सोचों के हिसाब में उलझा हुआ और मीरब को अपने साथ लेता हुआ गाड़ी तक पहुंचा था। कमरे में मध्यम सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, जैसे सुबह और रात के दरमियान एक नरम सा पर्दा हो। खिड़की के पर्दे हल्की हवा के साथ थोड़े थोड़े हिल रहे थे, पर बिस्तर पर कंबल पे दुबकी मिरहा के लिए ये सब बेमायने था। वो तो पूरी रात मजे से खराटे मारकर सोई थी, और शाहमीर वो बेचारा पूरी रात जागता रहा था। कभी तकिए पर सर रखता, कभी खड़ी घड़ी देखता, कभी अपना माथा सहलाता और कभी मिरहा को घूरता। पर मजाल है जो इस मोहतरमा को जरा सा भी एहसास हुआ हो। शामी ने बेबसी से माथे पर हाथ मारा, फिर गहरा सांस लिया और आखिरकार हार मानते हुए मिरहा को झिंझोड़ा। मिरहा, उठो, बहुत हो गया सोने का ड्रामा। मिरहा ने आंखें खोलने की जहमत भी नहीं की थी, बस हल्का सा मुंह बनाया और मजीद कंबल में दुबक गई। शामीर की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। मिरहा, खुदा का वास्ता है अब जाग जाओ। मगर जवाब में सिर्फ एक हल्की सी करवट मिली। शामिर गुस्से से दांत पीस कर रह गया। मिरहा, देख लो, अगर अब तुम ना उठी। शामिर ने धमकी देने के लिए जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि मिरहा ने नींद में ही हाथ बढ़ाकर इसके होंठों पर हाथ रख दिया, इसे चुप करवाने की कोशिश कर रही। प्लीज धमकियां देना बंद करें, मुझे सोने दे, मिरहा ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। अपनी जान से प्यारी बीवी से जिद होकर शामिर ने गहरी सांस ली। मिरहा ने इसके जब का आखिरी बंधन भी तोड़ दिया था। अपने गुस्से को जब्त करते हुए कंबल एक झटके से खींचकर इससे दूर फेंक दिया। मीर, वो जोर से चिल्लाई थी। मिरहा ने आंखें बंद करते हुए हाथ कंबल के जाने बढ़ाया। इसे नींद में ऐसा लग रहा था कि कंबल शायद बेड पर है, मगर कंबल मोहतरम तो बेड से नीचे फेंके जा चुके थे। मोहतरमा, आंखें खोलने की जहमत करो और देखो कंबल साहब बेड पर नहीं है। मिरहा ने हल्की सी आंखें खोलकर जमीन पर गिरे हुए कंबल को देखा और फिर बेचैनी से आंखें मीचते एहतजाज किया। यह धोखा है, जुल्म है, ज्यादती जुल्म। शाहमीर ने तंसिया हंसा था। जुल्म तो था जो तुमने रात भर मेरे साथ किया। मेरे अरमानों पर पानी फिरकर खराटे मार मार कर मेरी नींद उड़ा दी और खुद ख्वाबों की दुनिया से मजे लूटती रही।
मिरहा ने आंखें खोली, खुमार आलूद नजरों से उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ओह तो आपको मेरी नींद पर जलन हो रही है? वो दांत निकालते हुए पूछ रही थी, जलन? शामिर ने हैरानी से दोहराया था। हाँ मतलब मैं मजे से सो रही थी और आप जाग रहे थे। मिरहा ने आंखें सिकोड़कर शरारत से कहा, मतलब ये कि तुम जानती थी कि मैं तड़प रहा हूँ, जाग रहा हूँ, और तुम ड्रामेबाज कहीं की। शामिर ने दांत पीसते हुए अपना भारी हाथ इसकी कमर पर जमाया और झटके से अपने करीब खींचते हुए गुस्से से कहा। शामिर की अचानक हरकत पर मिरहा का सांस गले में अटक गया था। नींद तो जैसे लम्हों में तहलील हो गई थी। शामिर की नजरों में शौकियां और जज्बातों से धड़कती हुई धड़कनों का शोर सुनकर मिरहा शर्मा गई थी। शामिर ने नरमी से इसकी थोड़ी पकड़ी, नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दी, जैसे नींद की सजा देने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा था। मिरहा ने घबराहट से नजरें चुराई। शामिर ने थोड़ा और करीब होकर सरगोशी करते हुए प्यार भरी गुस्ताखी की। वो सिसक उठी थी। मेरी ड्रामेबाज, अब नींद पूरी हो गई? जी हो गई। तुम्हें पता है रात को तुमने कितने खराटे मारे? कभी कभार ऐसा लगता था जैसे कोई पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई हो। शुक्र है मेरा दिल कमजोर नहीं है, वरना मेरे हार्ट अटैक की खबर सुबह ब्रेकिंग न्यूज में आ जानी थी। मिरहा की आंखें खुली, हैरत से खुली थी, फिर एकदम गुस्से से बदल गई थी। मीर, इसने जबरदस्ती आजाद होने की कोशिश की, मगर शाहमीर ने और मजबूती से जकड़ लिया था। क्या? मैं तो बस हकीकत बता रहा हूँ, शाहमीर ने कंधे उचकाते हुए कहा। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी लगा जैसे कोई छोटा सा डायनासोर खराटे ले रहा हो। मीर, मिरहा ने गुस्से से पीछे पड़ा हुआ तकिया उठाकर इसके सर पर दे मारा, मगर शाहमीर ने हंसते हुए इसे फिर से अपनी गिरफ्त में जकड़ दिया था। शाहमीर मलिक की गिरफ्त से निकलना इतना आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुमने रात भर मेरा सुकून बर्बाद किया। अब अगले जितने दिन तुम्हारे शहजादे घर नहीं आते, मैं तुम्हें आराम से सोने नहीं दूंगा। मिरहा ने हैरानी से इसे देखा, फिर शरारत से मुस्कुराकर बोली, अच्छा क्या करने का इरादा है? ये करूंगा। शामी ने नरमी से उसके गाल पर दांत गाड़ते हुए काट लिया था। वो तड़प कर चीख है, आह मीर, ये क्या किया है? ये क्या कर रहे हैं? सबक सिखा रहा हूँ ताकि आइंदा मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो। अगर तुमने दोबारा कराटे लिए तो अगली बार सजा इससे भी ज्यादा सख्त होगी। और मेरी सजाएं कैसी होती हैं ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मेरी सजा के बाद तुम तड़पो, चीखो या चिल्लाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर है कि मेरे साथ पंगे न लेना। धमकी देते हुए सख्त दाढ़ी वाले गाल इसके गाल पर रब करते हुए इसे सिसकने पर मजबूर कर रहा था। इसकी सजा देने का अंदाज, इससे पहले कि शाहमीर की मीठी मीठी सी गुस्ताखियां जारी रहती, वो मिरहा पर अपना प्यार भरा तशद्दुद बढ़ाता अचानक फोन की तेज बल से कमरे की सारी फिजा को झिंझोड़ कर रख दिया। शाहमीर के माथे पर नागवारी के शिकने उभरी, जैसे किसी ने इसकी दुनिया में दखल दे दिया हो। मिरहा ने बेचैनी से लब काटे, वो अभी भी इसकी गिरफ्त में थी। शाहमीर की तवज्जो अब फोन की तरफ जा चुकी थी। इसने गहरी सांस लेते हुए साइड टेबल पर रखा फोन उठाया। स्क्रीन पर चमकता नंबर देखकर इसके चेहरे का रंग हल्का सा बदला। पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर था। हेलो, एसपी शाहमीर स्पीकिंग, दूसरी तरफ कहा गया था। और लम्हे भर में शाहमीर का पूरा वजूद जैसे एकदम बोझल हो गया। वो सीधा खड़ा हुआ, आंखों में एक अनजाना सा सन्नाटा उतरा, जैसे किसी ने पल भर में सारे लफ्ज छीन लिए हों। व्हाट? इसके हाथ की गिरफ्त सख्त हुई और फिर गहरी सांस लेते हुए जैसे सीने में उठने वाली किसी लहर को दबाने की कोशिश कर रहा। उसने धीरे से आंखें मूंदी और अल्फाज लबों से आजाद हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिरहा जो इसके बदले हुए तासरात को गौर से देख रही थी, अंदर ही अंदर बेचैन हो चुकी थी। इसने जैसे शामिर को फोन साइड पर रखते देखा, छत से आंखें बढ़ी। क्या हुआ मीर? किसका फोन था? शामिर ने एक पल के लिए इसे देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज में वो वजन था जो जुबान पर बोझ बनकर उतरता है। आखिरकार इसने मध्यम मगर ठोस लहजे में जवाब दिया, पुलिस डिपार्टमेंट से फोन था, आयशा की डेथ हो गई है। कमरे में जैसे सारी आवाजें थम गई। मिरहा की पलकें बेयकीनी से चुपकी। वो पल भर को सख्ती के साथ खड़ी थी, जैसे दिमाग ने सुनने गए अल्फाज को कबूल करने से इनकार कर दिया। ओ माय गॉड! होठों से निकली सरगोशी में अफसोस का गहरा रंग था। इसने थोड़ा सा कद पीछे किया, मगर नजरें शामिर पर ही जमी थी, जो अब चेहरा मोड़कर खिड़की की तरफ बढ़ चुका था। हवा की हल्की सी लहर पर पर्दे को हिला रही थी। बाहर चमकता चांद और सितारा किसी खामोश तमाशाई की तरह खिड़की से झांक रहे थे। शामिर ने दोनों हाथ जेब में डाले और आसमान की वस्तुओं से नजरें गाटे। बस अल्लाह ताला इसके लिए आगे का रास्ता आसान बनाए, हम तो बस दुआ कर सकते हैं। मिरहा ने धीरे धीरे इसकी गहरी सांस ली, आंखें मूंद कर कुछ लम्हे के लिए खामोश रही, फिर जैसे अंदर का बोझ जुबान पर आ ही गया। मीर, अगर इस लड़की को कैंसर ना होता और अगर इस महलक बीमारी में ना लड़ रही होती तो इसे कभी माफ ना करते। इसने मेरी जिंदगी के कीमती साल मुझसे छीन लिए, वो गुनाह करवा दिया जिसकी शायद कोई माफी नहीं। वो आहिस्ता से शामिर के करीब आई, इसके पीछे जाकर इसके चौड़े शाने पर अपना नाजुक हाथ रखा। इसका चेहरा शामिर की पुष्ट के साथ लग गया था। शामिर ने एक लंबी सांस ली, जैसे बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, मगर अल्फाज तरतीब बिगड़ गई थी। बस कभी कभी इंसान गफलत में जीता रहता है, और जब वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर
पहुंचता है तब जाके उसे सही और गलत की समझ आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। आयशा के साथ भी यही हुआ। जब तक इसे सच का इदराक हुआ, जिंदगी इससे बहुत दूर जा चुकी थी। मिरहा ने आंखें बंद कर ली और आहिस्ता से शामिर के कंधे पर अपना सर टिका दिया। इसकी सांसें हल्की सी कांप रही थी और दिल में शुक्रगुजारी के फूल खिलने लगे थे। लव यू मीर, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। शामिर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, वो मुस्कुराहट जो दुख के पीछे छुपे एहसासात की एक खूबसूरत जुबान होती है। शामिर ने मिरहा को अपनी बाहों में समेट लिया, इसके नाजुक वजूद को मजबूती से थामे हुए, जैसे इसे हर दर्द से बचाने की कसम खा ली हो। मिरहा ने हल्के से आंखें मूंद ली, दिल की धड़कन मध्यम सी मुस्कुराहट में ढल गई। भूल जाओ सब कुछ, जो हुआ वो गुजर गया। शामिर की गहरी मुतमईन आवाज ने कमरे की खामोशी फिजा में सरगोशी की तरह अर्ताश पैदा किया था। वो इसके बालों में उंगलियां चलाते हुए नरम लहजे में बोला, जैसे मिरहा के दिल से हर बोझ उतार देना चाहता हो। जिंदगी में बहुत बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम इस दर्द को अपने साथ लेकर चलें। मिरहा ने धीरे से सांस भरी, इसके लम्स की हिद्दत दिल में सरायत करने लगी। मैं तुमसे खुश हूँ मिरहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मत उलझाया करो खुद को पुरानी बातों में, मत दो खुद को असियत। हमने जो पाया है वो इन सब यादों से ज्यादा कीमती है। शाहमीर ने इसे और करीब करते हुए मोहब्बत से इसके माथे पर अपने सारी चाहत इन चंद लम्हों में समो दी थी। मिरहा की पलकों पर नमी चमकने लगी, मगर वो मुस्कुराई दिल की गहराइयों से। शाहमीर ने इसके चेहरे को नरमी से थामा और उसकी आंखों में झांक कर मुस्कुरा दिया। वो लम्हा, वो एहसास जैसे वक्त थम गया हो, इस दुनिया में बस वो दोनों ही रह गए हों। कमरे में हर तरफ रोशनी फैली हुई थी, जैसे किसी ने अंधेरे के वजूद को ही मिटाने की ठान ली हो। छत पर लटकता फानूस अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। दीवारों पर रोशनी के अक्स लरस रहे थे, मगर इन सब के बीच ऐसा कुछ खड़ा था, ऐसा शख्स खड़ा था जिसके अंदर शायद रोशनी की कोई रमक बाकी न रही थी। इसका चेहरा एक अजीब सी कैफियत में घिरा हुआ था, जैसे कोई ऐसा तूफान देख चुका हो जिस अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो, मगर हार मानने का सवाल ही पैदा ना होता हो। काशान रिजवी ने गहरी सांस ली, जैसे वो किसी भारी बोझ को अपने अंदर उतार रहा हो, और थके थके कदमों से बेड की तरफ बढ़ा। इसने खुद को बेड पर गिराया, जैसे कोई तवील जंग लड़कर आया हो, जैसे किसी बड़े मार के बाद एक लम्हे के सुकून का मुतहम्मिल हो रहा हो। इसका चेहरा सुर्ख था, एक अजीब सी चमक लिए हुए, जैसे कोई शरारत अभी मुकम्मल ना हुई हो, जैसे कोई चाल अभी बाकी हो। मेरी जान, क्या से क्या बना दिया तुमने मुझे, इश्क ने कर दिया निकम्मा, वरना बंदे हम भी बड़े काम के थे। वो खुद से बोला, जैसे कोई राजदार हो जिसकी कैफियत से वाकिफ हो। इसकी आवाज में एक पागलपन था, एक अजीब सी सरशारी, और साथ ही एक नाकाबिले शिकस्त गुरूर। देख लो, तुम्हारे शौहर के नाक के नीचे से तुम्हें छू भी लिया और अपनी बाहों में समेट भी लिया। इसने कहका लगाया, कैसी हंसी जो किसी जीत के महर लगाने के मुतरादिफ थी। इसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कोई सरकश फातह अपनी फतह का जश्न मना रहा हो। कमरे में कोई और न था, मगर इसकी खुशी देखकर लग रहा था जैसे इसे किसी की परवाह नहीं। देख लो मीरत मलिक, तुम्हारी खातिर मैंने औरतों का रूप अपनाकर खुद को सच्चा आशिक साबित कर दिया है। मुझसे ज्यादा मोहब्बत तुमसे कोई नहीं कर सकता। इसकी नजरें अब दीवार पर टिकी थी, जैसे वो इन्हीं से हम कलाम हो, जैसे वो भी इसकी दीवानगी के गवाह हों। बहुत जल्द तुम्हें इस कागजी शेर से छीन लाऊंगा। बड़ा आया मुझ पर सिक्योरिटी बनाने वाला, इसके जहरखन लहजे में कहा, जैसे किसी बेवकूफ के ख्वाबों पर हंस रहा हो। वो एक झटके से उठा, आईने के सामने जा खड़ा हुआ, खुद को देखा, एक लम्हे को ठहर कर अपनी अक्कासी पर गौर किया, फिर एक तल्ख मुस्कुराहट होंठों पर आके और पाक सोच से मुझे हराने की कोशिश कर रहा है, और मैं शैतानी फितरत का मालिक हूँ और मेरा इसका कोई मुकाबला नहीं। ये कहते हुए इसने मुठियां भींच ली, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन को चकनाचूर कर देना चाहता हो, और एक कदम आगे बढ़ा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजरें जमा चुका हो, जैसे बस एक और लम्हा बाकी और बाजी पलट जाए। वो सीधे रास्ते पर चलकर मुझे हराना चाहता है, और मैं छल कपट का आदी हूँ, मुझे कभी हरा नहीं सकता। रोमांचा का नाम लेते ही इसके होंठों पर एक और कहका बिखर गया, एक ऐसी हंसी जिसमें जुनून था, गुरूर था, और एक खतरनाक चमक थी, जैसे वो एक ऐसी जंग जीतने जा रहा हो जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, मगर इसके जहन में इसकी कामयाबी की लकीर खींच चुकी थी। कमरे में रोशनी अपनी जगह बरकरार थी, मगर इसके चेहरे पर साया और गहरा हो चुका था, जैसे रोशनी के बावजूद भी वो खुद एक ऐसा अंधेरा बन चुका था जो सब कुछ अपनी लपेट में लेने वाला था। डाइनिंग टेबल पर खामोशी छाई हुई थी, मगर इस खामोशी के बीच चम्मच और प्लेट की जंग जारी थी। हमा गुस्से में थी और इसका गुस्सा बेचारी प्लेट पर निकल रहा हो था। वो चम्मच से खाना प्लेट में इस तरह डाल कर रही थी जैसे कोई सजा दे रही हो। अगर प्लेट में जान होती तो शायद रोकर कहती, मैडम मेरा क्या कसूर है जो आप मुझे इतनी बेदर्दी से पीट रही हैं। सामने बैठे शाहजेब के होंठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। वो हुमा के तेवर देखकर दिल ही दिल में महफूज हो रहा था। चुप रहना ही बेहतर समझा। इसे पता था
کہ اس وقت کچھ کہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اب کچھ بتائیں گے یا اسی طرح خاموشی سے میرے سامنے بیٹھے رہیں گے؟ ہما نے چمچ پلیٹ میں پٹکا اور تیز نظروں سے شاہزیب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح تھا سوال تھا کہ وہ صبر کی آخری حد پر پہنچ چکی ہو۔ آپ نے مجھے ہاسپٹل میں بھی کچھ نہیں بتایا؟ شاہزیب نے ہنسی دبانے کے لیے کلا کھنکارا اور بالکل معصومیت سے اسے دیکھا، جیسے کچھ سمجھ نہ پایا ہو اور جانتا تھا کہ ہما کو اب مزید چپ کرانا ممکن نہیں، مگر اسے چھیڑنے میں جو مزہ تھا وہ الگ ہی تھا۔ ہما کی نظریں اب بھی اس پر جمی تھی اور چمچ بیچاری پلیٹ سے خلاف مسلسل احتجاج کر رہا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک طرف ہما غصے سے بھرپور بیٹھی تھی اور دوسری طرف اس کی دونوں بیٹیاں مائرہ اور ملالہ شرارتی مسکراہٹوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہروں پر وہی معصوم مگر چڑانے والی ہنسی تھی جو ہما کے غصے کو اور بھڑکا سکتی تھی۔ ملالہ، مائرہ، ہما نے گھٹتے ہوئے دونوں کو پکارا، مگر وہ بدستور دانت نکالے سے دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کھانا کھاؤ اور باپ کی طرح میری طرف دیکھ کر ہنسنا بند کرو۔ مجھے اس وقت شدید غصہ ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا غصہ تم دونوں پر اتر جائے، اس نے سخت لہجے میں کہا، مگر دونوں کی ہنسی قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہما نے تیزی سے نظروں سے انہیں گھورا جیسے آخری وارننگ دے رہی ہو۔ پلیز کھانا فنش کرو۔ یہ سن کر مائرہ اور ملالہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بنا کسی تاخیر کے سپیڈ سے کھانے میں ملک گئی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے ماما کا غصہ عام نہیں ہوتا اور جب آتا ہے تو کافی خطرناک ہوتا ہے۔ ہما کی آنکھوں میں جو بھی تنبیہ تھی وہ کسی بھی بحث سے زیادہ مؤثر تھی۔ شاہزیب نے ہما کو دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اس کے غصے میں تپتے چہرے کو دیکھ کر نرمی سے بولا، پلیز میرا غصہ مجھ پر نکالو، میری بیٹیوں کو مت ڈانٹو۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان معصوم بچیوں کو اس غصے کا سامنا کرنا پڑے جو دراصل اس کے لیے تھا۔ اور تمہیں کچھ پوچھنا ہے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میری کیا جرات کہ میں تمہیں کچھ نہ بتاؤں؟ پلیز پہلے کھانا فنش کر لو، اس کے بعد جو بھی پوچھنا ہے میں بتا دوں گا۔ شاہزیب نے نرمی اور محبت کے معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا انداز سلجھا ہوا اور نرم تھا، جیسے کوئی ضدی بچے کو منا رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ ہما کا غصہ اسی وقت تھمے گا جب وہ اپنی بات پوری تسلی سے سن لے گی، اس لیے اس نے فوراً سے ہتھیار ڈال دیے۔ فی الحال وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے کھانے کی میز میدان جنگ میں بدل جائے۔ مجھے تو بھوک نہیں ہے، آپ لوگ کھانا کھا لیں، میں تبھی کھاؤں گی جب مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ وہ ٹیک لگا کر دونوں بازو سینے پر باندھے خفگی سے بیٹھی تھی۔ میں روم میں جا رہی ہوں، آپ کھانا کھا کر آئیے گا۔ ہما جیسے ہی اٹھنے لگی، شاہزیب کی بھاری آواز گونجی، جب کہہ دیا ہے کہ سب کچھ بتا دوں گا تو پھر اس طرح کا رویہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ ہما نے تیزی سے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں وہی ناراضگی تھی جو الفاظ میں جھلک رہی تھی۔ مجھے بھی اس طرح سے میرے خلاف جانا پسند نہیں ہے، مگر آپ نے اپنی مرضی کی، اس لیے میرے لیے بھی تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دیا کریں۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اور شاہزیب بے بس سا اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ بیٹا آپ لوگ کھانا کھاؤ، ماما کا موڈ خراب ہے، میں ٹھیک کر لوں گا، شاہزیب نے نرمی سے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو تھوڑا سا پریشان دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ ہما یار اتنی ناراضگی کہ تم بچوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی تمہارا ایسا بیہیویئر دیکھ کر، شاہزیب نے روم میں آتے ہی خفگی سے کہا۔ ہما منہ پھلائے صوفے پر پیر پٹکتے بیٹھی تھی، اس کے انداز میں بے قراری اور بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بار بار پاؤں ہلا رہی تھی جیسے دل میں کوئی طوفان برپا ہو، مگر زبان پر ضد کا قفل لگا ہوا ہو۔ ہاں تو آپ کو میرا موڈ خراب نہ کرتے، وہیں ہاسپٹل میں جواب دے دیتے کہ آپ نے ڈاکٹر یمنا کو ہی کیوں ہائر کیا۔ اس نے خفگی سے چہرہ موڑ کر کہا، جیسے وہ اب کسی وضاحت کے بغیر ماننے کو تیار نہ ہو۔ شاہزیب کی گہری سانس لی، پھر نرمی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، یار میری طرف دیکھو۔ ہما نے ایک پل کے لیے اس کے رخ موڑا، مگر پھر دوبارہ چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ شاہزیب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی تھوڑی پکڑ کر نرمی سے اپنا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ ڈاکٹر یمنا ایک بہترین ڈاکٹر ہے ہما، مجھے نہیں معلوم اس سے کیا مسئلہ ہے تمہیں، مگر وہ ایک ذمہ دار اور پروفیشنل ہے۔ تھوڑی بچکانہ اور بیوقوف ضرور ہے، مگر اس کی ذہانت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آیت کو ایک قابل ڈاکٹر کی ضرورت تھی، اور فی الحال میرے خیال میں ڈاکٹر یمنا وہ واحد ڈاکٹر تھی جو اپنا اوور ٹائم کسی کے ساتھ گزارنے کو تیار تھی۔ زیادہ تر ڈاکٹر نخرے کرتے ہیں اور اوور ٹائم نہیں کرنا چاہتے، مگر یمنا کے شدید گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں۔ شاید گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہما خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، مگر چہرے پر ابھی بھی ناراضگی برقرار تھی۔ شاہزیب نے اس کی انگلیاں تھامتے ہوئے نرمی سے کہا، تو مجھے لگا کہ آیت کے لیے ڈاکٹر یمنا کو ہائر کر دوں، اور مجھے اس میں کچھ غلط بھی نہیں لگا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تم نے اس چھوٹی سی بات کو فضول میں اتنا تول دے کر تماشا بنا دیا۔ تو وہ کہتے کہتے رکا، پھر اچانک سے اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ ابھری۔ ہما نے حیرت سے اسے دیکھا، ویسے بھی ڈاکٹر یمنا نے جا کر رومان کے گھر رہنا ہے، نہ کہ ہمارے گھر میں میرے ساتھ، شاہزیب نے آخر میں جان بوجھ کر شرارت سے کہا۔ ہما کی آنکھیں غصے سے پھیل گئی، وہ جھٹکے سے اس کے ساتھ اپنی انگلیاں چڑھا کر صوفے پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔
जबकि शाहजेब इसे देखकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। मैं इसकी जान निकाल लूंगी अगर वो आपके साथ आपके रूम में आकर रहे। आप ये मुस्कुराहट भरी बातें मेरे साथ मत किया करें। वो गुस्से से कहती हुई झटके से आगे बढ़ी और शाहजेब के कॉलर को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। और वो इसकी आंखें शोले बरसा रही थी और वो चेहरा गुस्से से तप रहा था। वो शाहजेब को अपनी तरफ झुका चुकी थी, इतना करीब के दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। शाहजेब ने हल्का सा कहका लगाया, मगर आंखों में एक अलग सी चमक थी। जान तो तुम मेरी भी निकाल लेती हो जब ऐसे आंखें दिखाते हुए मेरे करीब आती हो, इसने शरारत से कहा और अगले ही लम्हे नरमी से इसके लबों को छू लिया। हुमा ने झटके से खुद को पीछे करना चाहा, मगर शाहजेब ने फौरन इसकी कमर में बाजू हाल कर लिया, जैसे वह किसी सूरत इसे खुद से दूर जाने की नहीं देना चाहता था। आप इसी काबिल हैं कि आपकी जान ले ली जाए। ये सारी बात अगर आप मुझे पहले सुकून से बता देते तो मैं खामखा इतना गुस्सा न करती। वो खफगी से बोली, मगर इसकी आवाज की सख्ती में अब नरमी भी शामिल होने लगी थी। शाहजेब ने गहरी सांस ली, फिर एक मायने खेज मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो निकाल लो जान, किसने रोका है? मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ अपनी जान तुम्हें देने के लिए। इसके लबों पर चमकदार शरारत थी, आंखों में गहरी चमक। वो बात का रुख मोड़ते हुए चुटके से हुमा को सोफे पे गिरा चुका था। इसकी गिरफ्त हुमा की गलाइयों पर मजबूत थी, जबकि चेहरा हुमा के चेहरे के बिल्कुल करीब था, झुक चुका था। अब निकालो जान, वो धीरे से सरगोशी करता और करीब हुआ था। हुमा की सांसें बेतरतीब होने लगी, दिल जोर से धड़कने लगा, मगर शाहजेब के चेहरे पर वही चमकदार शरारत बरकरार रही, जैसे वो हर सूरत इसे हराना चाहता था। रात के सन्नाटे में हवेली के सामने का हिस्सा सब खामोशी में डूबा हुआ था, मगर रोमांचा के अंदर एक तूफान बरपा था। इसकी आंखों में सख्ती और चेहरे पर जलाल नुमाया था। वो किसी बिखरे हुए दरिंदे की तरह तेज कदमों से हवेली के दरवाजे के बाहर निकला। सिक्योरिटी गार्ड्स कतार में खड़े थे, मगर सबकी नजरें झुकी हुई थी। किसी को हिम्मत ना हुई कि इसके चेहरे की जानिब देख सके। रोमांचा ने गुस्से से एक कदम आगे बढ़ाया, नजरें सख्ती से इंचार्ज पर गाड़ दी। मुझे इस औरत की तफसीलात चाहिए, हर सूरत। तुम लोगों को इतनी भारी रकम सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमने के लिए नहीं देता मैं। ये सब तुम लोगों के निकम्मे होने का नतीजा है कि कोई भी अजनबी मेरे इतने करीब आकर मेरी फैमिली से टकरा सकता है। इसकी आवाज में ऐसी बर्फानी सख्ती थी कि पूरा सिक्योरिटी अमला साकित खड़ा रह गया। इंचार्ज ने सर झुकाया, मगर इसके माथे पर पसीने के नन्हे कतरे चमकने लगे। सर आप बेफिक्र रहें, हम इस औरत को हर सूरत तलाश कर लेंगे, इंचार्ज ने दबी दबी आवाज में कहा। रोमांचा एक झटके से मुड़ा और उसकी नसें बिजली की तरह इंचार्ज पर गिरी। मैं बेफिक्र रहूं? तुम लोगों के होते हुए कोई भी अजनबी मेरी फैमिली के करीब पहुंच सकता है और मैं बेफिक्र रहूं? इसे जहरीले अंदाज में दोहराया, जैसे हर लफ्ज तलवार के धार की तरह चमक रहा हो। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सुबह तक तुम में से कोई भी नजर ना आए। मेरी बात हो चुकी है, पूरा अमला चेंज करना चाहता हूँ राइट नाउ। इसके आखिरी अल्फाज इतने सख्त और हतमी थे कि किसी को बोलने की हिम्मत ना हुई। इंचार्ज ने घबराकर बाकी गार्ड्स की तरफ देखा, मगर इसके चेहरे फक थे। रोमांचा के सर नजरों से सब पर आखिरी बार निगाह डाली, फिर एक झटके से पलटकर तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ गया। हवेली के बाहर सन्नाटा छा गया था, मगर फिजा में रोमांचा के कहे गए जुमलों की गूंज अभी भी बाकी थी। मीरब जो शॉपिंग करके आई थी, पूरा सामान बेड पर रखेल कर बैठी हुई थी। साथ ही आयत और राइम अपनी अपनी चीजों को देखकर खुश हो रहे थे, हर चीज को बार बार उठाकर पुरजोश अंदाज में चेक कर रहे थे। रोमांचा जो बाहर सिक्योरिटी अमले पर गुस्सा निकाल कर आया था, अंदर दाखिल होते ही इसकी कदमों की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। लेकिन जैसे इसने मीरब और बच्चों को खुशी में मगन देखा, इसके चेहरे के सख्त ताविये फौरन नरम पड़ गए। वो नहीं चाहता था कि इसका गुस्सा या परेशानी इस पर असर अंदाज हो। इसे किसी भी सूरत ये मंजूर नहीं था कि इसकी फैमिली दोबारा किसी खौफ या परेशानी में मुब्तला हो। आज मीरब का जो सहमा हुआ रूप इसने देखा था, वो रोमांचा के जहन से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाह, कहाँ गए हैं थे आप? कुछ नहीं, बस बाहर गया था, जरा गेट तक। रोमांचा ने लापरवाही से कहते हुए मीरब के मजीद सवालों से बचने के लिए फौरन ध्यान शॉपिंग की तरफ मोड़ दिया था। और ये क्या, तुम लोगों ने पूरे बेड को शॉपिंग मॉल बना दिया है? मीरब ने इसे घूरा, मगर जवाब देने के बजाय बच्चों की हंसी पहले ही गूंज उठी थी। बाबा, हम अपनी शॉपिंग देख रहे हैं। आयत ने खुशी से चमकती आंखों के साथ अपने बाबा की तरफ देखा। हाथों में अपनी छोटी छोटी रंग बिरंगी पोनियों वाला बैग थामे वो मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ी थी। रोमांचा ने मोहब्बत से झुककर आयत को बाहों में भर लिया और बेड पर बैठते हुए इसे भी अपने सामने बिठा दिया। ओ मेरा बच्चा, मेरे बेटे ने क्या क्या खरीदा है, हमें भी तो दिखाएं। इसने नरमी से आयत के गाल पर प्यार करते हुए मुस्कुरा कर कहा। आयत खुशी से मजीद करीब हो गई, जबकि मीरब जो अपने और बच्चों की शॉपिंग को देख रही थी। शाह और आयत को छोटी छोटी बातें करते हुए देखकर इसके लबों पर ही हल्की हल्की सी मुस्कुराहट खुल गई। बाबा, मैंने ये 2 डॉल्स ली हैं और ये मेरी डॉल्स की ड्रेसेस हैं, और ये देखें, मैंने इनके लिए ज्वेलरी भी ली है। तो ज्वेलरी मेरे पास पहले से पड़ी हुई है। आयत मासूमियत से अपनी हर चीज बाबा को एक एक करके दिखा रही थी। इसकी आंखों में बेहद चमक थी। वो जोश और खरोश से अपनी छोटी छोटी खुशियां बांट रही थी, और रोमांचा बेहद दिलचस्पी से अपनी बेटी की बातें सुन रहा था।
جیسے یہ دنیا کی سب سے اہم گفتگو ہو۔ زبردست، میری بیٹی نے تو بہت اچھی شاپنگ کی ہے اور یہ جیولری، ارے واہ، لاجواب ہے۔ رومان شاہ نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے تعریف کی تو آیت اور بھی خوش ہو گئی، جبکہ میرب اور رائم دونوں کی محبت بھری باتوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ہاں بھائی شہزادے، تم نے کیا خریدا ہے؟ رومان شاہ اب رائم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بابا، میں نے کرکٹ کٹ لی ہے، اور ماما نے میرے لیے کافی سارے ڈریسز لیے ہیں۔ رائم خوشی سے بولا، دکھاؤ تو ذرا۔ رومان شاہ نے دلچسپی سے کہا۔ رائم نے فوراً اپنی کرکٹ کٹ کھولنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی واضح تھی، اسے کرکٹ کا جنون اس حد تک شوق تھا۔ وہ آج اپنی پسندیدہ چیزیں خرید کر وہ اس بے حد پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد میر اپنے رائم کو اور آیت کے لیے خریدے گئے ڈریسز دکھانے شروع کر دیے، اور رومان شاہ بڑی توجہ سے ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک ڈریس کو غور سے دیکھتا، کبھی سراہتا تو کبھی کوئی تبصرہ کرتا، جس پر بچے مزید خوش ہو جاتے۔ جب رومان شاہ نے اتنی دلچسپی سے بچوں کی چیزوں کو سراہا تو میرب کے چہرے پر بھی خوشی پھیل گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ جناب، آپ کے ڈریسز تو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے زکیہ کو کہیے کہ بچوں کا سامان ان کے روم تک بھجوا دے۔ ہاں بیٹا، اب آپ لوگ بھی جا کر سو جائیں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، صبح آپ نے اسکول بھی جانا ہے۔ رومان شاہ نے نرمی سے بچوں کو پیار کرتے ہوئے کہا، جی بابا، گڈ نائٹ۔ آیت اور رائم خوشی سے بولی اور باری باری اپنے بابا کے گال پر نرمی سے بوسہ دیتے ہوئے بیڈ سے نیچے اترے، پھر میرب کے قریب آ کر اسے گڈ نائٹ کہا اور اپنے کھلونے اٹھا کر ہنستے کھیلتے اپنے روم کی طرف بھاگ گئے۔ میرب نے انٹرکام پر زکیہ کو بلایا اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک ملازمہ کے ہمراہ کمرے میں آ گئی۔ زکیہ گھر کے عام کاموں میں کم ہاتھ بٹاتی تھی، اب زیادہ تر نگرانی کا کام سنبھالتی تھی۔ وقت کے ساتھ اس کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے رومان شاہ اور میرب اس کا خاص خیال رکھتے تھے اور زیادہ کام کہنے سے گریز کرتے تھے۔ زکیہ، یہ سب کچھ بچوں کے روم میں رکھوا دیجیے گا، صبح میں خود سیٹ کروا لوں گی۔ میرب نے نرمی سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ زکیہ نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ رکیے زکیہ، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں گی۔ میرب نے ایک خوبصورت گرم شال والا برانڈڈ سوٹ زکیہ کی طرف بڑھایا۔ زکیہ نے خوشی سے وہ سوٹ تھاما، اس کی آنکھوں میں ممنونیت چھلک رہی تھی۔ بہت شکریہ بی بی جی، اس کی کیا ضرورت تھی، بس آپ کی دعائیں ہی کافی ہیں، زکیہ نے مسکرا کر کہا۔ رومان شاہ جو موبائل میں مصروف تھا، گھر کے معاملات میں کم ہی بولا کرتا تھا، بس ایک سرسری سی نظر سب پر ڈال کر دوبارہ اپنے فون کی طرف مشغول ہو گیا تھا۔ آپ بھی رکیں؟ میرب نے دوسرے ملازمہ کو مخاطب کیا اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک سوٹ تھما دیا۔ وہ بھی خوش ہو گئی اور شکریہ ادا کرنے لگی۔ میرب ہمیشہ اپنے گھر کے ملازمین کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے خریدتی رہتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ایسی معمولی چیزیں جو ان کے لیے عام سی ہوتی ہیں، ملازمین کے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث بن سکتی ہے، اور اگر اتنی سی خوشی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں بلکہ ایک خوبصورت احساس ہے۔ میرب زکیہ اور ملازمین کے جانے کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھے گہری نظروں سے رومان شاہ کو گھورتے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں جیسے سوالیہ بنی ہوئی تھی، مگر سامنے بیٹھے شخص کو جیسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ رومان شاہ جان بوجھ کر خود کو فون میں مصروف ظاہر کر رہا تھا، ایسا کہ نہیں تھا کہ وہ میرب کی نظروں کی تپش محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی خوب جانتا تھا کہ میرب کیا سننا چاہتی ہے، مگر اسے تنگ کرنا رومان شاہ کو ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، بس میرب، میری گہری سانسوں کی آواز اور رومان شاہ کے فون کی اسکرین پر جلتی روشنی باقی تھی۔ شاہ، آخرکار میرب نے سخت لہجے میں سے پکارا۔ رومان شاہ کے بے نیازی سے سر اٹھایا جیسے اسے ابھی بھی احساس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایک نظر اس پر ڈال کر پھر فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ حرکت میرب کے صبر کا مزید امتحان تھی۔ وہ سختی سے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے بالکل قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے موبائل کے آگے کر دیے تاکہ اسے وہ مزید نظر انداز نہ کر سکے۔ ہاں بھائی، کیا ہوا؟ رومان شاہ نے جیسے بڑی معصومیت سے پوچھا، مگر اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ میرب کی جھنجھلاہٹ کو مزید بڑھا گئی تھی۔ وہ غصے سے پلٹ کر جانے لگی تھی کہ رومان شاہ نے فوراً لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا رومان شاہ کے سینے سے جا لگی۔ رومان شاہ جو بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس اچانک اقدار پر تھوڑا سا چونکا، مگر اگلے لمحے ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ میرب، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ نرمی سے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت جھلک رہی تھی۔ میرب، آپ کو میری شاپنگ دیکھنے کی فرصت نہیں؟ جب آپ کو میری شاپنگ دیکھنے کی فرصت نہیں ملی تو کیا کروں میں؟ میرب نے خفگی سے کہا اور خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر رومان شاہ نے مزید مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ یار، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں، صبح دیکھ لوں گا، اس نے مصنوعی معصومیت سے کہا۔ کوئی صبح و شام نہیں سننی، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ بچوں کے جانے کے بعد دیکھیں گے اور اب آپ ٹال رہے ہیں۔ میرب کے لہجے میں شدید ناراضگی تھی۔ رومان شاہ نے ہلکا سا کہکا لگایا، پھر نرمی سے اس کے ناک کے سرے کو انگلی سے چھوا۔ اچھا بابا، مان گیا، اب تو مسکرا دو، پہلے شاپنگ دیکھیں گے پھر مسکراہٹ۔ رومان شاہ نے ناک پھلا کر اسے گھورا۔ حکم کی تعمیل ہوگی بیگم صاحبہ۔ رومان شاہ نے موبائل ایک طرف رکھا اور ہاتھ جوڑ کر سر جھکا لیا جیسے مکمل طور پر بات مان لی ہو۔
मीरब ने फौरन खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश की, मगर रोमान शाह गिरफ्त मजबूत थी। वो अब भी गुस्से में थी, इसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में नमी झलक रही थी, जिनको वो रोमान शाह की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। चेहरा गुस्से से लाल फूला हुआ था। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। अगर आपको मेरी चीजें देखने का कोई शौक नहीं है तो ऐसी चीजें मुझे भी नहीं चाहिए। मैं जला दूंगी इन सब चीजों को। वो मुश्किल बोली। रोमान शाह की लाडली मीरब के गले में आंसू फंसे हुए थे। लबों की गुस्ताखी पर वो खफा होकर बोली थी। इसकी छटपटाहट पर रोमान शाह ने एक लम्हे के लिए भी इसे खुद से अलग न किया था। तुम इतनी दराज हो कि अपनी पसंद की चीजें जलाने की बात कर रही हो? रोमान शाह ने इसके चेहरे पर नजरें जमाकर संजीदगी से पूछा। तो और क्या करूं? जब आप मेरे पास मेरी चीजें देखने का वक्त नहीं तो मुझे भी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। मीरब की आवाज में शिकवा नुमाया था। रोमान शाह ने गहरा सांस लिया। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारी शॉपिंग देखने के लिए, तुम्हारी बातें सुनने के लिए, तुम्हारे नखरे देखने के लिए टाइम ना हो? मैं तो सिर्फ अपनी जगह, अपनी जान को तंग कर रहा था। दिखाओ क्या खरीदा है। प्यार से सब कुछ बच्चों की तरह जाने शाह को समझाते और शहजादा बहुत प्यारा लग रहा था। मीरा अपने वही सब ड्रेसेस दिखा रहे थे जो रोमान शाह ने पसंद किए थे, और रोमान शाह बड़ी दिलचस्पी से इसे अपने बाजू में समेटे हुए देख रहा था। मीरब जोश खरोश से एक एक ड्रेस निकालकर रोमान शाह को दिखा रही थी। इसकी आंखों में खुशी की चमक थी, जैसे किसी बच्चे को अपनी पसंदीदा चीज किसी प्यारे को दिखाने का शौक हो। ये वाला कैसा लग रहा है? मीरब ने एक गहरे मैरून रंग का ड्रेस निकालकर रोमांचा के सामने किया। रोमांचा ने एक नजर ड्रेस पर डाली और फिर नजरें मीरब के चमकते चेहरे पर जमा दी। बहुत खूबसूरत, वो मध्यम लहजे में बोला। रोमांचा के इतना कहने पर मीरब खुश हो गई थी, मगर अगले ही लम्हे इसकी मुस्कुराहट मध्यम हो गई। इसने महसूस किया कि रोमांचा की नजरें ड्रेस पर नहीं बल्कि इस पर जमी हुई थी। आप ड्रेस देख रहे हैं या मुझे? इसने भवें चढ़ाकर सवाल किया। रोमांचा ने शरारत से मुस्कुराते हुए इसे और करीब कर लिया। ड्रेस तो तुम्हें अपने पास बिठाने का बहाना है, असल चीज तो मेरे पास है, बेहद पास बैठी है, जिस पर मैं पल पल कुर्बान हो रहा हूँ। जब जानिशा मेरे पास हो तो मुझे कहाँ फुर्सत है दुनिया की रंगीनियां देखने की। मीरब के गालों पर सुर्खी दौड़ दौड़ गई थी। इसने हल्के से रोमांचा के सीने पर मुक्का मारा। आप ना बस। रोमांचा इसके शर्माए हुए चेहरे पर फिदा होते हुए इसे मजीद बाहों में कसते हुए सीने से लगाए इसके चेहरे पर ब्लशी रंगों को देख रहा था। ये सब ड्रेसेस तुम पर तब भी अच्छे लगेंगे जब तुम्हारे चेहरे पर मेरी नजरों से शर्माने के रंग जाहिर होंगे। इसलिए मुझे कुछ बेबाक हरकतें करनी पड़ेंगी, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को तो लिबास नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत मुकम्मल करती है। जानती हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए रोमांचा के गले में बांसुर डालकर इसकी आंखों में देखने लगी। मेरी खुशियां, मेरी खूबसूरती, मेरा जिस्म, सब कुछ आपकी बदौलत है। वो पूरे दिल से तस्लीम कर रही थी। रोमांचा ने नर्म मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में झांका, जैसे इन लफ्जों को अपनी रूह में बसा रहा। सर आपसे कोई मिलने आया है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और एक मुलाजिम मुअद्दब अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। कौन है? रोमांचा ने नजरें स्क्रीन से हटाए बगैर पूछा। उंगलियां कीबोर्ड पर मसरूफ थी। सर मिस्टर दिलावर खान। ये नाम सुनते ही रोमांचा के चेहरे के पर सख्त तासुरात उभरे। लब भींच कर इसने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। गहरी सांस ली, मगर लहजा सख्त हो गया। इससे जाकर कहो कि मुझे इससे नहीं मिलना। आवाज में वासे नाराजगी थी। वो दिलावर खान से किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहता था। सर हमने इन्हें पहले भी 2 बार वापस भेजा है, मगर अब की बार वो बहुत जिद कर रहे हैं, जा नहीं रहे। मुलाजिम ने झिझकते हुए कहा, क्योंकि वो जानता था कि रोमांचा के सख्त ऑर्डर थे कि दिलावर खान को ऑफिस में ना देखा जाए। भेजो। रोमांचा ने चंद लम्हे सोचा, फिर मजबूरन दिलावर खान से मिलने का फैसला किया। वो अपने ऑफिस में किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए ये मुलाकात नागुजेर लग रही थी। मुलाजिम फौरन इस बात में सर हिलाता है और बाहर निकल जाता है। रोमांचा कुर्सी की पुर्ज से टेक लगाकर खुद को सीधा करता है और चेहरे पर सख्ती और आंसू में गहरी संजीदगी उभरती है। वो दिलावर खान से होने वाली गुफ्तगू के लिए खुद को तैयार कर रहा था। कमरे में संजीदगी का राज था। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दिलावर खान इजाजत तलब नजरों से साथ खड़ा था। रोमांचा की नजरें एक लम्हे के लिए इस पर उठी और फिर वो जैसे किसी सोच में गुम हो गया। दिल में कसक उठी। कभी वक्त था कि दिलावर को इजाजत जरूर होती थी, मगर अब हालात बदल चुके थे। रोमांचा ने सड़ लहजे में कहा, यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। दिलावर ने हिचकिचाते हुए कदम बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। रोमांचा ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। बैठो और जल्दी बोलो, किस लिए आए हो? जब मना किया था कि मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, तो फिर इस तरह आने का मकसद? दिलावर की नजरें नदामत से झुक गई थी। सॉरी सर, आपको तंग करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ माफी का तलबगार हूँ। जानता हूँ मेरी खता मामूली नहीं है, मगर शायद मैं मजबूर हो गया था अपनी औलाद की खातिर। वो दोनों हाथ जोड़कर खड़ा था, मगर रोमांचा के कहने के बावजूद बैठने की हिम्मत ना हुई। रोमांचा ने सख्त निगाहों से इसे घूरा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। दिलावर की आवाज लरज गई। सर मैं जानता हूँ कि मैं बहक गया था, ब्लैकमेल हो गया था, मगर मैं कभी भी आपसे गद्दारी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं शर्मिंदा हूँ, बस माफी चाहता हूँ। रोमांचा गजब जैसे जवाब दे गया था। इसकी दहाड़ पूरे कमरे में गूंजी। औलाद के लिए असूलों के सौदे नहीं किए जाते। दिलावर के वजूद में लर्जिश दौड़ गई थी।
رومان شاہ کی آنکھوں میں ایک گہری چبھن تھی. مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ تم اولاد کی خاطر اتنے مجبور ہو گئے کہ میری عزت کا سودا کرنے چل پڑے. اگر بات روپے پیسے کی ہوتی تو قسم ہے مجھے خدا کی پاک ذات کی، تم اگر میری ساری جائیداد بھی لے لیتے تو میں پلٹ کر تم سے سوال نہ کرتا، مگر عزت کی قیمت کیا ہوتی ہے یہ مجھ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے. اس نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی جیسے کوئی زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو. پھر سرد اور سخت آواز میں بولا، میں نے اپنی عزت کی خاطر اپنی سگی اولاد تک کو داؤں پہ لگا دیا تھا. ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ میرا اکلوتا وارث میرا خون بچے گا بھی یا نہیں. اور تم نے میری اسی عزت کو ایک گھٹیا انسان کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر داؤ پر لگا دیا. دلاور خان کی نظریں مزید چھپ گئی تھی. وہ چاہ کر بھی رومان شاہ کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا. سر میں آپ کے در پر امید لے کر آیا ہوں، ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں. دلاور خان کی آواز کپکپا رہی تھی، آنکھوں میں ندامت کے سائے گہرے ہو چکے تھے. وہ بے بس کھڑا جا کر رہا تھا مگر رومان شاہ کے تاثرات سخت تھے. تب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے. بے شک آپ کا حق ہے، آپ تو میرے جسم کی کھال تک ادھیڑ کر اتار دیں کیونکہ میں اسی لائق ہوں. اس کی آواز میں ایک ٹوٹا ہوا شخص بول رہا تھا. وہ جو کبھی رومان شاہ کے ساتھ وفاداری کی مثال تھا آج گناہ کا بوجھ اٹھائے کھڑا تھا. میری غلطی، میرا گناہ، میں خود جانتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا ہے، مگر آپ نے پھر بھی خاموشی سے بغیر کوئی سزا دیے مجھے چھوڑ دیا اور یہی بوجھ مجھے اندر سے کھایا جا رہا ہے. دلاور خان کے آنسو ضبط ہونے کے باوجود بہ نکلے تھے. وہ چند قدم آگے بڑھا گھٹنوں کے بل جھک کر رومان شاہ کے قدموں میں گر گیا. دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے. اگر میں نے زندگی میں کبھی تھوڑی سی وفاداری کی ہے تو اسی کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں سر. ناریل کی طرح سخت نظر آنے والا رومان شاہ اندر سے نرم دل تھا اور دلاور خان نے ایک لمبا عرصہ اس کے ساتھ وفاداری میں گزارا تھا. ایسی وفاداریاں کہ اگر انگلیوں پر گننے بیٹھیں تو پور کم پڑ جاتے تھے. مگر وہی دلاور خان آج سر جگہ اتنی بے بسی کے ساتھ کھڑا تھا. رومان شاہ زیادہ دیر تک تراس نہیں رہ سکتا تھا. اس نے بے اختیار دلاور خان کے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، پھر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے سینے سے لگا لیا. دلاور خان، میں نے تمہیں اپنا بھائی سمجھا تھا. آواز میں وہی سختی مگر ایک الگ درد بھی تھا. جن سے وفاداری کی امید زیادہ ہوتی ہے ان کے دغا دینے پر دکھ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اگر تم اپنی وفاداریاں سننا چاہتے ہو تو جان لو شاید میرا کوئی سگا بھی اتنی وفاداری نہ نبھا پاتا. دیدی تم نے نبھائی، مگر جو تم نے خطا کی وہ بہت بڑی تھی. دلاور خاموشی سے سنتا رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. کیا تم نہیں جانتے کہ رومان شاہ کے لیے عزت کا کیا مطلب ہے؟ تم ایک بار تو مجھ سے بات کرتے، میں سب کچھ سنبھال لیتا. رومان شاہ بولتا جا رہا تھا اور دلاور خان کی ندامت مزید گہری ہوتی جا رہی تھی. اتنا ہی کافی تھا دلاور خان کے لیے کہ رومان شاہ نے اسے معاف کر دیا تھا اور وہ اپنے بھائی جیسے باس کو اچھی طرح جانتا تھا. اتنا عرصہ وہ خاموش صرف اس لیے رہا تھا کہ رومان شاہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے، ورنہ وہ کبھی بھی اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا. یہ دن، یہ لمحہ اس کے لیے کسی نجات سے کم نہیں تھا. کچھ بولو گے نہیں دلاور؟ رومان شاہ کی آواز میں خفگی اور نرمی کا امتزاج تھا. وہ مسلسل بول رہا تھا مگر جب سامنے والے کی خاموشی دیکھی تو ایک لمحے کو رکا. نظریں اٹھا کر دلاور خان کے جھکے سر کو دیکھا، پھر آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا. دلاور خان کا چہرہ ندامت سے جھکا ہوا تھا. آنکھوں میں وہ گناہ محسوس کیے جا سکتے تھے جو وہ زبان سے کہہ نہیں پا رہا تھا. دلاور خان نے بمشکل سر اٹھایا مگر نظریں ملانے کی ہمت نہ ہوئی. آواز بھاری تھی. دل میں پچھتاوے کا بوجھ لیے مدھم لہجے میں بولا، نہیں بھائی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ سزا دیں یا معاف کر دیں یہ آپ کی مرضی ہے. مجھے آپ کی سزا بھی قبول ہے اور اگر معاف کر دیں گے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی. رومان شاہ نے گہری سانس لی. لمحے بھر کو خاموش رہا جیسے دل میں کوئی فیصلہ کر رہا ہو. پھر ایک گہری نظر دلاور پر ڈالی اور مضبوط لہجے میں کہا، یہ آفس کل بھی تمہارا تھا اور آج بھی تمہارا ہے، سنبھال لو. دلاور خان نے بے یقینی سے نظریں اٹھائیں. چند لمحے وہ رومان شاہ کو دیکھتا رہا جیسے یقین آیا ہو کہ اس کے کانوں نے صحیح سنا ہے. پھر یکدم خوشی، ندامت، عقیدت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دونوں ہاتھ جوڑ دیے. تھینک یو سو مچ بھائی. رومان شاہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا مگر چہرے پر وہی سنجیدگی برقرار تھی. اس کی ضرورت نہیں دلاور خان، بس ایک وعدہ کرو، کبھی بھی عزت کے معاملے میں بلیک میل نہیں ہوگے اور نہ ہی جھکو گے. میرے نظریے کے مطابق دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے آپ کے گھر کی عزت. اگر عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جان جائے شان نہ جائے، مگر ایک غیرت مند شخص کے لیے عزت کے بغیر جینا ناممکن ہوتا ہے. جی بھائی، آئندہ سے غلطی یا کوتاہی کبھی نہیں ہوگی. دلاور خان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے. اس کی زبان کپکپا گئی تھی مگر الفاظ مضبوط تھے. رومان شاہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. لمحے بھر میں دروازہ کھلا اور عاصم شاہ اندر داخل ہوا. جیسے ہی اس کی نظر دلاور خان پر پڑی اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ خوشی بھی درائی تھی. السلام علیکم، وہ مسکراتے ہوئے بولا. وعلیکم السلام، دلاور خان نے جواب دیا مگر اب بھی ندامت کا سایہ اس کے چہرے پر نمایاں تھا. عاصم شاہ قریب آ کر خوش دلی سے بولا،
کیسے ہو دلاور خان؟ دلاور خان نے سکون بھری سانس لی، جیسے برسوں بعد کوئی بوجھ دل سے اترا ہو۔ اب ٹھیک ہوں، کیونکہ بھائی نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ پھر سے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ عاصم شاہ نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے دلاور خان، اگر بھائی نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ عاصم شاہ نے ماحول کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے مسکرا کر کہا، اچھا ہوا تم آ گئے، اب اپنا کام سنبھالو تاکہ مجھے بھی بھائی سے اجازت مل سکے اور میں جا کر اپنا کالج دیکھ سکوں۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے کالج کے گیٹ پر بڑے بڑے تالے لگ گئے ہیں کیونکہ وہاں پرنسپل غائب ہے۔ رومان شاہ نے بے ساختہ مسکرا دیا، ایک نظر عاصم شاہ پر ڈالی جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ عاصم شاہ، میں ہمیشہ تمہارا شکر گزار ہوں گا کہ اس مشکل وقت میں تم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ دیا۔ عاصم فوراً سنجیدہ ہوا، بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بھائی پر کوئی احسان نہیں ہوتا، اگر احسان گننے بیٹھے تو جتنے احسان آپ نے ہم پر کیے ہیں ان پر تو کوئی ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ رومان شاہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، بس تمہیں اجازت ہے سب کچھ اور دلاور خان کے حوالے کر دو اور نیو سٹاف سے بھی اس کا تعارف کروا دو۔ جی بھائی۔ عاصم اور دلاور خان دونوں خوشی اور سکون کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ آفس میں ایک نئی شروعات کی فضا محسوس ہو رہی تھی، جہاں پر پرانی غلطیاں پیچھے چھوڑ کر وفاداری اور بھروسے کی ایک نئی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ رومان شاہ فری ہو کر میرب کے کیبن میں داخل ہوا، دروازے پر کھڑا مسکراتے ہوئے اجازت طلب کی۔ میرب نے حیرانی اور مزاحیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، ہاں 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 ہاں، آپ کو بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ ویری فنی، آج سے پہلے تو کبھی کسی کام کے لیے اجازت لی نہیں، اب اتنے فرما بردار ہو گئے۔ وہ بے فکری سے کرسی پر بیٹھی وقت گزاری کے لیے موبائل پر لوڈو کھیل رہی تھی۔ رومان شاہ نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے، یہ تو سچ ہے کہ مجھے اجازت لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور تم سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ آرام دہ انداز میں اس کے قریب آیا، کرسی کی پشت پر کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ آگے کی جانب بڑھائے۔ اس کا چہرہ میرب کے چہرے کے قریب جھکا تھا، نظریں محبت بھری تھی، جیسے اپنی جان کو دیکھ کر سکون پا رہا ہو۔ میرب نے اچانک سنجیدہ ہو کر سوال کیا، دلاور کو آپ نے معاف کر دیا؟ رومان شاہ نے ہلکی سے مسکراہٹ دبائی، ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور مدھم آواز میں بولا، تم سن رہی تھی؟ جی۔ میرب نے بے ساختہ سر ہلایا، نظر موبائل پر جمائے مگر توجہ مکمل طور پر اپنے شاپ پر تھی، کیونکہ آپ کی باتوں کی آواز اندر تک آئی تھی۔ رومان شاہ نے سنجیدگی سے پوچھا، میں نے اس کو معاف کر کے صحیح کیا یا غلط؟ میرب نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر پورے یقین سے بولی، صحیح کیا۔ دلاور بھائی نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، تو صرف ایک غلطی کی بنا پر ہم اسے آفس سے الگ نہیں کر سکتے۔ یہ شاید اچھا فیصلہ نہ ہوتا اگر آپ ایسا کرتے تو۔ رومان شاہ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے میرب کی سمجھداری پر مزید فخر محسوس ہو رہا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا خاموشی سے اس کے الفاظ کے وزن کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرب نے بھویں چڑھاتے ہوئے رومان شاہ کی گہری نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھ رہا ہوں کہ جانے شاہ کافی سمجھداری کی باتیں کر لیتی ہے۔ رومان شاہ نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جیسے اس کی بات پر دل ہی دل میں حیران ہوا ہو۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں نا؟ میرب نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا، جیسے اسے یقین ہو گئے وہ چھیڑ رہا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ رومان شاہ نے فوراً انکار میں سر ہلایا، چہرے پر گہری سنجیدگی لے آیا تاکہ میرب کو یقین آ جائے۔ سچ بول رہا ہوں۔ رومان شاہ نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ رومان شاہ کا ذہن بھی اب بھی کہیں اور بھٹک رہا تھا، بظاہر وہ اس کے پاس بیٹھا تھا، باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی سوچیں کسی اور ہی سمت میں الجھی ہوئی تھی۔ میں آپ کی بات کیسے کرواؤں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ شاید نہیں جانتے، رومان شاہ بہت سخت ہیں۔ میرب کے قریب آنے والی ہر چیز کو وہ خود دیکھتا ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیسے کرواؤں بات؟ یمنا غصے اور بے بسی سے دبی دبی آواز میں بول رہی تھی، جیسے خود کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتی۔ تو ٹھیک ہے، اب تم اپنے باپ کی موت کے لیے تیار رہنا۔ کاشان رضوی کے سرد بے رحم آواز فون کے اسپیکر پر ابھری، جس میں ایک زہریلی دھمکی چھپی ہوئی تھی۔ پلیز، اگر میرے بابا کو کچھ ہوا تو میں آپ کی جان لے لوں گی۔ یمنا نے بے اختیار چیخ کر کہا، آنکھوں میں خوف کی لہر تیز ترنے لگی۔ چلو یہ دھمکی کسی اور کو دینا، کاشان رضوی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ کاشان کی آواز میں صفاقی تھی، جیسے کہ وہ کھیل سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تو وہ پلیز، یمنا کے لب کپکپائے، وہ خوف کے مارے بے بس ہو گئی تھی۔ کرواتی ہوں۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھی، بلکہ اس لیے کہ کاشان پہلے اس کے باپ کو غلط دوستی کے جال میں پھنسا کر نقصان پہنچا چکا تھا۔ وہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی اور یہی محبت اسے بلیک میل ہونے پر مجبور کر رہی تھی، مگر اس کا ضمیر مسلسل چیخ رہا تھا، یہ سب غلط ہے۔ اگلے ہی لمحے یمنا پلان کے مطابق آیت کے بہانے میرب کے روم میں آئی اور ایک طائرانہ نظر ڈال کر جب وہاں رومان شاہ کو نہ پایا تو اس نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا۔ دل ابھی بھی بے چین تھا، مگر قدم پیچھے ہٹانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ وہ آیت سے عام باتیں کرتی تھی، پھر
चालाकी से इसे किसी बहाने से बाहर ले गई। जाते जाते जानबूझकर अपना फोन वहीं छोड़ दिया। अब सब कुछ मंसूबे के मुताबिक होना था। कुछ ही देर में गुजरी थी कि कमरे में खामोशी के बीच एक मखसूस साजिश भरी गूंज उभरी। यमुना के फोन पर कॉल आ रही थी। स्क्रीन पर चमकता नाम देखकर मीरब की आंखें लम्हे भर के लिए हैरत से फैल गई। काशान रिजवी, ये नाम ही काफी था। इसके चेहरे के रंग फक हो गई। माजी की भयानक यादें जहन के पर्दे पर एक झटके से उमड़ आई। बरसों पुरानी जख्मों की पुरानी परतें जैसे पल भर में उतर गई। सांसें बेतरतीब होने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। हकीकत और धोखे के दरमियान फंसी मीरब के हाथ कांपने लगे थे। एक लम्हे के लिए वो नहीं समझ सकी थी ये ख्वाब है या हकीकत। कहीं ये महज इसका वहम तो नहीं। लेकिन नहीं, स्क्रीन पर झिलमिलाते हुरूफ बता रहे थे कि ये सब सच था। ये बेयकीनी के आलम में इसने कपकपाते हाथों से फोन उठाया और बगैर सोचे समझे स्पीकर ऑन कर दिया। तेरे इश्क पे, तेरे वक्त पे बस हक है इसमें एक मेरा। तेरी रूह पे, तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा। बहुत ही पुरस्कार आवाज फोन के स्पीकर पर बाहर आई थी। वही सरगोशी, वही सुर, वही वहशत। मीरब का पूरा वजूद कपकपा उठा। ये वही गाना था, वही आवाज थी जिसे एक बार लिफ्ट में अपने बेहद करीब अपने आसपास महसूस किया था। कौन है? मीरब के होंठ कांपे, दिल की धड़कनें बेतरतीब हुई। तुम्हारा आशिक, तुम्हारी पहली मोहब्बत। बकवास बंद करो। बकवास नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हूं मैं। खबरदार अगर मुझे जुटलाने की कोशिश भी की और तुम्हारी इस पराई हुई दुनिया को आग लगा दूंगा। आवाज की सर्द महरी वहशत से भरी हुई थी। बहुत तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए। 9 साल से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ और तुम हो कि अपनी दुनिया किसी और के साथ सजाए बैठी हूँ। इस बेवफाई की सजा तुम्हें मिलेगी मेरी जान। मीरब के अंदर वहशत की एक लहर दौड़ गई। हाथ सख्ती से मुट्ठी में बंद हुए, मगर होठों ने कपकपाहट के बावजूद अपने वजूद को कायम रखा। काश आंधी, इसलिए अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लेना। मैं सिर्फ शाह की हूँ और अपने रोमान शाह की। मुझ पर सिर्फ मेरे शाह का हक है, समझे तुम? दूसरी तरफ से शैतानी कहकर बुलंद हुआ, जैसे किसी वहशी दरिंदे को शिकार मिल गया हो। हा हा हा, सारे हक मुझे हैं और अपनी जुबान से बार बार इसका नाम लेकर मुझे मजीद तड़पाओ मत। मीरब मलिक मेरा नाम, मीरब रोमान शाह है, समझे तुम? गलत, तुम्हारा नाम मीरब मलिक है और इसके बाद मीरब का शान रिजवी होगा, समझे तुम? तुम पागल हो?